पुस्तक 26, अध्याय 51, ब्लूग्रेस संप्रदाय। ब्लूग्रेस संप्रदाय ब्राइट शो साम्राज्य द्वारा शासित विशाल क्षेत्र के कई संप्रदायों में से एक था। इसकी स्थापना डॉलॉर्ड ब्लूग्रेस ने की थी और यह एक प्राचीन संगठन था जिसकी जड़ें गहरी थीं। ब्लूग्रेस संप्रदाय की ईस्ट स्मोक शाखा उच्च स्तरीय संप्रदाय सदस्यों का आवासीय क्षेत्र। इनमें से एक पर्वत की चोटी पर एक संपदा थी और इस संपदा के बाहर 18 विश्व स्तरीय साधक कमल मुद्रा में बैठे थे। हम एस्टेट के प्रवेश द्वार पर एक सफेद वस्त्रधारी महिला ने उन 18 लोगों की ओर देखा। फिर एक ठंडी सिसकारी भरी कनिष्ठ शिक्षिका बहन किंगफान, तुम्हें ज्वाला परी सुयूजी से आग्रह करना चाहिए कि वह प्रतिरोध करना बंद कर दे। 18 विश्व स्तरीय साधकों में से एक काले वस्त्रधारी वृद्ध ने कहा, उसे आज्ञाकारी रूप से अपने गोलेम, अपने कीट जानवर और महान फिक्सियन की मूर्ति सौंप दो। अगर वह ऐसा करती है तो स्वाभाविक रूप से हम उसे और कोई परेशानी नहीं देंगे, अन्यथा मुख्यालय से आदेश मिलते ही वह नष्ट हो जाएगी और उसका दाव लुप्त हो जाएगा। छोटी बहन यूजी ने हमारे कुछ साथी शिष्यों को बचाया था। तुमने न सिर्फ कोई कृतज्ञता नहीं दिखाई बल्कि उसके खिलाफ साजिश रची और उसके खजाने छीनने की कोशिश की। छोटी बहन यूजी ने महान फेशियन की वह मूर्ति हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। सफेद वस्त्रधारी महिला ने गुस्से से कहा, मुख्यालय से आदेश, तुम इस स्थानीय शाखा में तो उपद्रव मचा सकती हो, लेकिन मुख्य आधार ऐसी जगह नहीं है जहां तुम मूर्ख अपनी मनमानी कर सको। 18 विश्व स्तरीय साधक अब कुछ नहीं बोले, उन्होंने बस अपना मौन जागरण जारी रखा। सफेद वस्त्रधारी महिला गुस्से में एस्टेट में लौट गई। संपत्ति के भीतर सु यूजी उस संपत्ति के एक कमरे में पद्मासन में विराजमान थी और मौन ध्यान में लीन थी। अग्निमय वस्त्र पहने सु यूजी से अविश्वसनीय आकर्षण और चुंबकत्व का आभामंडल निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अब तक जन्मी सबसे सुंदर, सबसे मोहक स्त्री हो, इतनी सुंदर कि विश्व स्तरीय साधक भी उनकी उपस्थिति से प्रभावित हो जाएं। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। ऐसा करते ही उन्होंने अपनी चुंबकत्व की आभा वापस ले ली। उन्होंने बाहर देखा, फिर मुस्कुराईं। बड़ी बहन किंगफान, छोटी बहन यूजी, सफेद वस्त्र पहने महिला कमरे में चली आई। बड़ी बहन किंगफान, मुझे माफ करना कि मैंने आपको परेशान किया, सु यूजी ने कहा। मैंने आपको आपके संप्रदाय में एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया है। चिंता मत करो, यह मेरी जागीर है। विश्व स्तरीय साधकों को अपने साथी शिष्यों के घरों में जबरन घुसने की मनाही है। वे तभी अंदर आ पाएंगे जब उन्हें संप्रदाय स्वामी से ऐसा करने का आदेश मिलेगा। श्वेत वस्त्रधारी महिला ने कहा, जब तक तुम मेरी जागीर में हो वे तुम्हें पूरी तरह से नहीं पकड़ पाएंगे। संप्रदाय स्वामी की बात करें तो वह अविश्वसनीय शक्ति का धनी है। अगर उन्हें लगता है कि वे उसे आदेश जारी करने के लिए मना सकते हैं। सु यूजी खुद को रोक नहीं सकी और चुपचाप आंखें भरने लगी। ये पूरा मामला एस्ट्रल द्वीप समूह छोड़ने के बाद उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि ब्राइट शो साम्राज्य कितना अव्यवस्थित और अनियंत्रित था। उसने बहुत सावधानी से काम लिया। पहले एक तारा मानचित्र खरीदा और ब्राइट शो साम्राज्य के मोटे तौर पर भूगोल को समझा। उसका लक्ष्य अग्नि महल जाकर अपनी किस्मत आजमाना था, लेकिन अपनी यात्रा के बीच में ही वह गलती से एक अजीब, खतरनाक जगह पर पहुंच गई। ब्राइट शो साम्राज्य में ऐसे कई स्थान थे। कुछ को सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने स्वयं गढ़ा था, लेकिन कुछ मृत डाउनलॉर्ड्स द्वारा छोड़े गए थे। कई खतरनाक स्थान थे जो अधिकांश साधकों के लिए अनदेखे और अज्ञात थे। सु यूजी अंततः एक खतरनाक क्षेत्र में पहुंच गई जिसे महान फिक्सियन ने स्थापित किया था। उस जगह पर उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा और अंततः वह खुद को एक खतरनाक स्थिति में पा गई, लेकिन परी किंगफान के समूह ने उसे बचा लिया। विशेष रूप से परी किंगफान ने ही उसे बचाया था। सु यूजी उसके प्रति बहुत आभारी थी और इसलिए वह परी किंगफान के 3 लोगों के समूह में शामिल हो गई। उन्होंने मिलकर उस जगह के खतरों का डटकर सामना किया था और सु यूजी ने अपने गोलेम और बगबीस्ट का पूरा इस्तेमाल किया था। आखिरकार उसने वास्तव में उस परीक्षा को पास कर लिया जो महान फिक्सियन ने रखी थी और उसकी निजी शिष्या बन गई। महान फिक्सियन ने अपने पीछे बहुत सारे खजाने छोड़े थे जो अब सु यूजी के थे। उनके बाकी खजाने एक संपदा लोक में रखे थे जिसे सु यूजी ने बिना किसी सूचना के आसानी से ले लिया था, लेकिन उनकी मूर्ति महल में सबसे ऊंचे स्थान पर रखी थी। सु यूजी को उसे हथियाने के लिए खुद ऊपर चढ़ना पड़ा और यह परी किंगफान और अन्य लोगों ने देखा। परी किंगफेन के समूह ने सु यूजी के साथ कई जिंदगी मरण की लड़ाइयां लड़ी थीं। वे सभी एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे और परी किंगफेन ने सु यूजी की जान भी बचाई थी, इसलिए सु यूजी को उन पर कोई शक नहीं था। उस समय परी किंगफेन ने उससे कहा था, छोटी बहन यूजी, तुम 12 महलों की ओर जा रही हो। यह उसी दिशा में है जहां हम जा रहे हैं। हम अपनी ईस्ट स्मोक शाखा वापस जा रहे हैं। चलो साथ साथ चलते हैं। सु यूजी और परी किंगफेन जल्द ही पक्के दोस्त बन गए और एक दूसरे के करीब आ गए, इसलिए परीक्षणों से निकलने के बाद भी वे साथ साथ यात्रा करते रहे। परी किंगफेन यहीं ब्राइट शो साम्राज्य में पली बड़ी थी और इसलिए स्थानीय क्षेत्र से अच्छी तरह वाकिफ थी। वे बिना किसी परेशानी के ईस्ट स्मोक शाखा पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने परी किंगफेन के निवास में बैठकर 2 प्याले शराब पी, ये विश्व स्तरीय साधक तुरंत प्रकट हो गए और उन्हें घेर लिया। जैसा कि पता चला, उनकी यात्रा के अन्य साथियों में से एक विश्व देवता श्वेतहंस ने ईस्ट स्मोक शाखा के शाखा प्रमुख को उनके साहसिक कारनामों के परिणाम की सूचना दी थी। ईस्ट स्मोक शाखा प्रमुख केवल एक विश्व स्तरीय साधक था और वह सु यूजी के बगबीस्ट और गोलेम के लिए लालची हो गया था। चूंकि सु यूजी इस संप्रदाय की सदस्य नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत उसे मारने और उसके खजाने छीनने का आदेश जारी कर दिया। चिंता मत करो छोटी बहन,
वह तो बस एक शाखा प्रमुख है। जहाँ तक हैसियत की बात है, वह मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं है। मुख्य अड्डे में उसके बस कुछ ही संपर्क हैं, इसीलिए उसे शाखा प्रमुख का पद दिया गया था। सेक्लॉर्ड के आदेश के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, छोटी बहन। सू यूजी ने सिर हिलाया। ब्लूग्रेस संप्रदाय के ऊपर बादलों में एक उड़ता हुआ जहाज अभी अभी दिखाई दिया था। जहाज के डेक पर एक सफेद वस्त्रधारी युवक पद्मासन में बैठा था। उसकी गोद में तलवार थी। युवक ने नीचे की ओर देखा। मेरा संदेश ताबीज ठीक नीचे है। डाउलॉर्ड ग्रेवास्ट ने मुझे जो तारा मानचित्र दिया था, उसके आधार पर यह स्थान ब्लूग्रेस संप्रदाय की 9 शाखाओं में से एक होना चाहिए। निंग थोड़ा उलझन में था। यूजी ब्लूग्रेस संप्रदाय में क्यों आया? ब्लूग्रेस संप्रदाय की स्थापना डाउलॉर्ड ब्लूग्रेस ने की थी। पूरे संप्रदाय में कुल 4 डाउलॉर्ड थे। डाउलॉर्ड ब्लूग्रेस एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन बाकी 3 डाउलॉर्ड थोड़े कमजोर थे। वे सिर्फ काले कवच वाले डाउलॉर्ड थे। 12 महलों के डाउलॉर्ड शक्ति के कई अलग अलग स्तरों में विभाजित थे। काले कवच वाले, नीले कवच वाले, चांदी कवच वाले और सोने कवच वाले डाउलॉर्ड्स थे। काले कवच वाले डाउलॉर्ड्स सबसे निचले स्तर के डाउलॉर्ड्स थे। कोई लहर नहीं। निंग ने ईस्ट स्मोक शाखा की ओर नीचे देखा। इस जगह की रक्षा करने वाला कोई डाउलॉर्ड नहीं है। बात तो समझ में आ गई। केवल 4 डाउलॉर्ड थे, जबकि ब्लूग्रेस संप्रदाय की कुल 9 शाखाएं थीं। निंग के तारा मानचित्र के अनुसार चारों डाउलॉर्ड आमतौर पर मुख्य अड्डे में ही रहते थे। यूजी ईस्ट स्मोक शाखा में है। हालांकि निंग उलझन में था, फिर भी उसने अपना उड़ने वाला जहाज हटा दिया और फिर व्यक्तिगत रूप से नीचे की ओर उड़ना शुरू कर दिया। काफी प्रभावशाली। निंग ने ईस्ट स्मोक शाखा को नीचे देखा। ईस्ट स्मोक शाखा का क्षेत्रफल 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा था। इस तारा मानचित्र के अनुसार इस शाखा में कुल 300 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक हैं। ब्राइट शो साम्राज्य वास्तव में दाओ गठबंधन से बिल्कुल अलग है। दाओ गठबंधन के सभी संप्रदाय नए विश्व स्तरीय साधकों की भर्ती करते समय बेहद सतर्क रहते हैं और उनकी संख्या कम रखते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि उनका आदर्श वाक्य जितने ज्यादा उतना अच्छा है। दाओ गठबंधन निष्क्रियता से शासन करता था। बैडलैंड्स कोर्ट इसका एक अच्छा उदाहरण था। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स कोर्ट और पूरे क्षेत्र का नेता था, लेकिन उसके अधीन केवल लगभग 100 विश्व स्तरीय साधक थे। विशाल बैडलैंड्स क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक थे, लेकिन वे सभी कई छोटे छोटे संगठनों में बिखरे हुए थे। ब्राइट शो साम्राज्य अलग था। ब्राइट शो साम्राज्य के डाउलॉर्ड्स और उनके द्वारा स्थापित संगठन जैसे ब्लूग्रेस संप्रदाय ने चीजों को कहीं ज्यादा केंद्रीकृत कर दिया था। ब्लूग्रेस संप्रदाय के मुख्य आधार और 9 शाखाओं में ही 5,000 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक थे। वे सचमुच संख्या में शक्ति की अवधारणा में विश्वास करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्राइट शो साम्राज्य के सभी डाउलॉर्ड्स आपस में लड़ने से बचे हुए थे, क्योंकि वे सभी 12 महलों के सदस्य थे। चूंकि डाउलॉर्ड सीधे युद्ध करने में असमर्थ थे, इसलिए ब्राइट शो साम्राज्य में संप्रदायों के बीच युद्ध विश्व स्तरीय साधकों द्वारा लड़े जाते थे। इसलिए जितने ज्यादा उतना अच्छा। विश्व स्तरीय साधकों के बीच युद्ध काफी क्रूर और बर्बर होते थे। रुको, साथी तावादी। ये जगह ब्लूग्रेस संप्रदाय की ईस्ट स्मोक शाखा है। एक लंबा दुबला पतला विश्व स्तरीय साधक उड़कर बाहर आया और निंग पर चिल्लाया, मैं डार्कनॉर्थ हूँ। निंग मुस्कुराया, मैं ब्लूग्रेस संप्रदाय में शामिल होने आया हूँ। साथी ताओवादी, क्या आप हमारे ब्लूग्रेस संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? लंबे दुबले पतले साधक ने निंग को गौर से देखा। विश्व स्तरीय साधक आमतौर पर ब्राइट शो साम्राज्य में मध्यम स्तर के होते थे। अगर निंग एक ज्येष्ठ देवता होते तो उनके साथ इतना दोस्ताना व्यवहार नहीं किया जाता। हाँ, हमारे ब्लूग्रेस संप्रदाय के द्वार हमेशा खुले हैं और आपका स्वागत है। साथी ताओवादी, कृपया मेरे पीछे आइए। निंग मुस्कुराया और उस आदमी के पीछे पीछे अंदर चला गया। सुरक्षात्मक संरचनाओं को पार करते हुए संप्रदाय में प्रवेश कर गया। ये ब्लूग्रेस संप्रदाय की एक शाखा थी। इसकी रक्षा करने वाली संरचनाएं स्वाभाविक रूप से स्वयं डाउलॉर्ड ब्लूग्रेस द्वारा स्थापित की गई थीं। हालांकि विश्व स्तरीय साधकों के एक समूह द्वारा नियंत्रित होने पर ये संरचनाएं उतनी शक्तिशाली नहीं थीं। फिर भी निंग को यकीन नहीं था कि वह उन पर विजय प्राप्त कर पाएगा। कृपया मेरे पीछे आओ, साथी ताओवादी। लंबा दुबला पतला विश्व स्तरीय साधक निंग के साथ उड़ रहा था। शाखा का आकार 1 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा था, काफी बड़ा। वहाँ क्या हो रहा है? निंग ने दूर उस दिशा की ओर इशारा किया जहाँ उसे लगा कि सू यूजी मौजूद है। इस संप्रदाय में अलग अलग स्तर की शक्ति वाले शिष्य हैं। विश्व स्तर के सबसे शक्तिशाली साधक उसी क्षेत्र में रहते हैं। लंबे दुबले पतले विश्व स्तर के साधक ने बोलते हुए इशारा किया। ओह, निंग अब समझ गया। अचानक उसने अपनी हथेली फैलाई, जिससे उसकी लंबाई दर्जनों मीटर हो गई। उसने तुरंत उस विश्व देवता को उतनी ही आसानी से पकड़ लिया जितनी आसानी से वह किसी चूहे को पकड़ लेता। यह व्यक्ति मेहमानों का स्वागत और सत्कार करने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उसके पास बस एक विशिष्ट विश्व देवता की शक्ति थी। निंग की शक्ति के सामने वह संघर्ष भी नहीं कर पा रहा था। साथी दाववादी, वह आदमी पूरी तरह से भयभीत था। अगर मुझे तुम्हारी जान चाहिए होती तो मैं उसे एक पल में ले सकता था। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे मत लड़ो, निंग ने मन ही मन कहा। फिर एक झटके के साथ उसने उस आदमी को अपनी जमीन जायदाद की दुनिया में स्थानांतरित कर दिया। निंग एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और तेज गति से सू यूजी के निवास की ओर उड़ती हुई चली गई। पुस्तक 26, अध्याय 52, एक नया शिष्य। जी निंग हवा में उड़कर उस जगह की ओर बढ़े जहां उन्हें लगा कि सू यूजी रहती हैं।
वह एक पहाड़ की चोटी पर एक संपत्ति के भीतर थी और उसके सामने 18 आकृतियां पद्मासन में बैठी थीं। 18 विश्व स्तरीय साधक इस संपत्ति पर नजर क्यों रख रहे हैं? निंग ने धीरे से खुद से पूछा। निंग की संपत्ति दुनिया के भीतर। जिस किसान को निंग ने पकड़ लिया था वह सफेद वस्त्रधारी निंग को डर से घूर रहा था। वरिष्ठ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। होशियार बच्चे, मेरे सभी सवालों के सही सही जवाब दो। हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। जब तक बहुत जरूरी न हो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, निंग ने शांति से कहा। उसने अपनी आधी दिव्य शक्ति से इस क्लोन का निर्माण किया था और उसका क्लोन इस साधक का आसानी से वध कर सकता था। समझ गया। लंबे दुबले पतले विश्व स्तरीय साधक ने बार बार सिर हिलाया। यह कोई मजाक नहीं था। उसे इतनी जल्दी पकड़ लिया गया था कि उसे पलटवार करने का मौका ही नहीं मिला। वह अच्छी तरह जानता था कि उनकी शक्ति के स्तर में कितना अंतर है। दरअसल उसे ये भी शक था कि यह सफेद वस्त्रधारी युवक असल में छद्मवेश में कोई डाउनलॉर्ड हो सकता है। अब जब वह इस जागीर जगत में फंस गया था तो वह अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? समझदारी इसी में है कि कब विरोध करना है और कब आज्ञा पालन करना है। मैं तुमसे यही मांग रहा हूँ। निंग ने अपनी उंगली से बगल की हवा की ओर इशारा किया, जिससे ब्लूग्रेस संप्रदाय की ईस्ट स्मोक शाखा का एक नक्शा सामने आ गया। इस नक्शे में पहाड़ की चोटी पर स्थित संपत्ति के साथ साथ उसके सामने कमल मुद्रा में बैठे 18 विश्व स्तरीय साधक भी शामिल थे। इस संपत्ति में कौन रहता है? निंग ने पहाड़ की चोटी पर स्थित संपत्ति की ओर इशारा किया। यह वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफान की जागीर है, पकड़े गए साधक ने जल्दी से कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफान अत्यंत शक्तिशाली हैं और उनमें सर्वोच्च विश्वदेवता की शक्ति है। ईस्ट स्मोक शाखा में उनका स्थान शीर्ष 10 साधकों में है। निंग ने सिर हिलाया, फिर इशारा करके पूछा, उसकी संपत्ति के सामने 18 विश्व स्तरीय साधक क्यों हैं? वरिष्ठ, क्या आप वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफान के मित्र हैं? पकड़े गए साधक ने अचानक धीमी आवाज में पूछा। मुझे जवाब दो, निंग ने भौहें चढ़ाईं। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफान इस समय बहुत मुश्किल में हैं, इसलिए उनकी संपत्ति पर नजर रखी जा रही है। पकड़े गए साधक ने जल्दी से कहा। जब वह 2 अन्य साथी शिष्यों के साथ साहसिक कार्य पर निकली थी तो उनकी दोस्ती एक बाहरी व्यक्ति से हो गई जिसे फ्लिमफेई के नाम से जाना जाता है। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। निंग की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। फ्लिमफेरी, मैंने सुना है कि वे एक दूसरे से मिले थे और एक खतरनाक खंडहर में एक दूसरे को बचाने में मदद की थी जिसे महान फिक्सियन ने पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने साथ में कई खतरों का सामना किया और अंत में इस ज्वाला परी ने महान फिक्सियन की मूर्ति हासिल कर ली, पकड़े गए साधक ने कहा। इसके बाद ज्वाला परी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफान के साथ हमारी ईस्ट स्मोक शाखा में आए। पकड़े गए किसान ने अजीब सी हंसी हंसी और यहाँ तो कुछ शर्मनाक घटनाएं घटी। बोलो, निंग चिल्लाया। हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पकड़े गए साधक ने जल्दी से कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफान, जो श्वेथन्स नामक विश्वदेवता है, के साथ गए 2 सह शिष्यों में से एक ने शाखा में लौटते ही शाखा प्रमुख को तुरंत रिपोर्ट कर दी। मेरी समझ से हमारे शाखा प्रमुख को इस ज्वाला परी के खजानों में रुचि थी और वह उसे मारकर सब कुछ लूटने की योजना बना रहा था। निंग की आंखें सिकुड़ गईं। यहाँ हत्या और लूटपाट बहुत आम है और कहा जाता है कि इस फ्लिमफेई के पास बहुत शक्तिशाली बगबीस्ट और गोलेम हैं। साथ ही फेशियन द एक्सल्टेड की मूर्ति भी है। उसके पास और भी कीमती खजाने हो सकते हैं। पकड़े गए साधक ने आह भरी। लेकिन किसने सोचा होगा कि वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफेन को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने फ्लिमफेई को वापस लड़ने में मदद की और फिर फ्लिमफेई को अपनी ही संपत्ति में छिपने में मदद की। अब फ्लिमफेई बस वहीं छिपी रहती है और चाहे कुछ भी हो जाए वहां से जाने को तैयार नहीं होती। पकड़े गए साधक ने समझाया, हमारा ब्लूग्रेस संप्रदाय अपने शिष्यों को हमारे विश्व स्तरीय साधकों की निजी संपत्ति में घुसने से रोकता है। कोई भी इस नियम का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वह स्वयं संप्रदाय के स्वामी के आदेश पर ऐसा न कर रहा हो। ये हमारे कानूनों में से एक है, इसलिए हमारा शाखा प्रमुख कुछ नहीं कर सकता। वह बस इतना कर सकता है कि अपने वफादार अधीनस्थों को उस पर कड़ी नजर रखने के लिए कहे, क्योंकि वह कोई और योजना बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी शाखा प्रमुख ज्वाला परी को मारना चाहती है, जबकि वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफेन उसकी रक्षा करना चाहती है। नतीजतन वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफेन हाल ही में एक अप्रिय जीवन जी रही है। मैंने सुना है कि उसने अपनी संपत्ति बिल्कुल नहीं छोड़ी है। उस आदमी ने चुपके से निंग के हाव भाव देखे। वह अनुमान लगा रहा था कि निंग और किंगफेन के बीच कोई खास रिश्ता जरूर होगा। मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। ईस्ट स्मोक शाखा में किस प्रकार की सुरक्षात्मक संरचनाएं हैं? निंग ने पूछा। साधक ने तुरंत और आज्ञाकारी होकर वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। निंग उस दूर स्थित इलाके की ओर उड़ने लगा। उसका मन विचारों से भरा हुआ था। वह इस शाखा में आसानी से प्रवेश कर सकता था, लेकिन सू यूजी को इससे बाहर निकालना आसान काम नहीं था। आखिरकार ये ब्लूग्रेस संप्रदाय की ईस्ट स्मोक शाखा थी। अगर यहाँ की सभी सुरक्षात्मक संरचनाएं सक्रिय हो जाती तो स्थिति काफी समस्याग्रस्त हो जाती। झटपट निंग तेज गति से नीचे उतरने लगा। एस्टेट के सामने बैठे 18 विश्व स्तरीय साधकों ने निंग को देखने के लिए अपने सिर उठाए। आप कौन हैं? काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहले कभी देखा है। मैं डाकनॉर्थ हूँ। नमस्ते साथी दाववादी। निंग मुस्कुराया। मैं हाल ही में ब्लूग्रेस संप्रदाय में शामिल हुआ हूँ, इसलिए अभी तक ज्यादातर साथी शिष्यों से नहीं मिला हूँ। ओह, कोई नया आया है तो एक नया जूनियर प्रशिक्षु भाई हमारे साथ जुड़ गया है। ये 18 साधक केवल इस स्थान पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार थे।
उनके प्रभारी काले वस्त्रधारी वृद्ध के अलावा इन साधकों का ईस्ट स्मोक शाखा में कोई खास रुतबा नहीं था, इसलिए जब वे साथी शिष्यों से मिलते थे तो वे सभी काफी विनम्र होते थे। ज्यादातर स्कूलों में लोग एक दूसरे को उनकी अनोखी आभा से जानते थे। एक बार किसी से मिलने के बाद आप भविष्य में उसे आसानी से पहचान सकते थे। 12 महलों जैसे विद्यालयों के सदस्य अनंत प्रदेशों में बिखरे हुए थे। यही कारण था कि सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने स्वयं उन पहचान पदकों का निर्माण किया था। इन पदकों को बनाना आसान नहीं था, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से मेल खाते थे। मिरज़नो पेंटिंग्स में भी ऐसी ही प्रतिध्वनियां थीं। हालांकि ये विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं नहीं थीं, फिर भी प्रत्येक पदक बनाने की लागत बिल्कुल भी सस्ती नहीं थी। गढ़ने की प्रक्रिया काफी जटिल थी। ब्लूग्रेस संप्रदाय में 5000 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक थे। स्वाभाविक रूप से यह अपने सभी लोगों को ऐसे खजानों से सुसज्जित नहीं कर सकता था। 18 लोगों को जरा भी शक नहीं हुआ, ये ईस्ट स्मोक शाखा का एक केंद्रीय क्षेत्र था जहां सैकड़ों विश्व स्तरीय साधक मौजूद थे और एक सुरक्षात्मक संरचना थी जिसे स्वयं डाउलॉर्ड ब्लूग्रेस ने स्थापित किया था। यहाँ की सभी संरचनाएं अत्यंत जटिल और गहन थीं। कौन सा विश्व स्तरीय साधक इस जगह में घुसने की हिम्मत करेगा? केवल एक आत्मघाती साधक ही। छोटे प्रशिक्षु भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफेन से मिलने। निंग मुस्कुराई। ओह, सभी 18 के चेहरे थोड़े तनावग्रस्त हो गए। तुम्हारे और उसके बीच कैसा रिश्ता है? काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने पूछा। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफान मेरी उपकारिणी थी। उनके लिए यह एक साधारण मार्गदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूला। उन्हीं की बदौलत विश्व देवता बनने के बाद मैंने ब्लूग्रेस संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया और यह सब उनकी कृपा का बदला चुकाने के लिए किया, निंग ने कहा। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने निंग की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं, फिर ठंडे स्वर में निर्देश दिया, आगे बढ़ो। हाल के वर्षों में किंगफेन को देखने के लिए काफी लोग आए थे। हालांकि कोई भी इस सोने के पिंजरे से ज्वाला परी सुयूजी को बचा नहीं पाया था। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफान निंग एस्टेट के प्रवेश द्वार तक गई, फिर पुकारा, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफान, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफान। उसने कई बार आवाज लगाई। निंग को तुरंत ही दूर से एक सफेद वस्त्र पहने औरत की अस्पष्ट आकृति दिखाई दी। वह औरत शालीनता से घर से बाहर चली गई, फिर निंग की ओर देखा। निंग ने तुरंत उसे मानसिक संदेश भेजा, अगर तुम यूजी को बचाना चाहती हो तो मेरा साथ दो। परी किंगफान ये सुनकर चौंक गई। ईस्ट स्मोक शाखा कोई बड़ी जगह नहीं थी और फ्लेमफेरी की कहानी जल्द ही सार्वजनिक हो गई थी। हालांकि बहुत कम लोग जानते थे कि फ्लेमफेरी का नाम सू यूजी था। इसके अलावा तलवार लिए सफेद वस्त्र पहने ये युवक ऐसा था जिससे वह पहले कभी नहीं मिली थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफान, बहुत पहले आपने मुझे मार्गदर्शन दिया था। आखिरकार मैं विश्व स्तर पर पहुंच गई हूँ और ब्लूग्रेस संप्रदाय में भी शामिल हो गई हूँ। निंग के चेहरे पर कृतज्ञता का भाव था। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, इतने सालों तक आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैंने तो बस यूं ही कुछ सामान्य संकेत दिए थे। परी किंगफेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस बड़े देवता का मैंने मार्गदर्शन किया था वह अब तक विश्व देवता बन चुका होगा। 18 विश्व स्तरीय साधक उनकी मौखिक बातचीत सुन सकते थे, लेकिन जाहिर है उनके पास मानसिक बातचीत को सुनने का कोई तरीका नहीं था। तुम कौन हो? परी किंगफेन ने मन ही मन पूछा। तुम यूजी की मदद करना चाहती हो? इन मूर्खों ने पहले भी मुझे ठगने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। मेरी संपत्ति में घुसने का सपना भी मत देखना। बस मुझे यूजी को एक बात बताने में मदद करो और वह जान जाएगी कि मैं कौन हूँ। निंग ने जवाब दिया। सू यूजी अपने कमरे में कमल मुद्रा में बैठी थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। छोटी बहन यूजी, दिव्य शक्ति उस क्षेत्र में प्रवाहित हुई और परी किंगफेन के एक प्रतिरूप के रूप में प्रकट हुई। उसका असली रूप अभी भी प्रवेश द्वार पर निंग से बातचीत कर रहा था, इसीलिए उसने सू यूजी से बात करने के लिए यहाँ एक प्रतिरूप प्रकट किया था। क्या बात है बड़ी बहन किंगफेन? सू यूजी ने अपनी आंखें खोलीं और परी किंगफेन को हैरानी से देखा। परी किंगफेन ने उससे पूछा, कोई तुमसे मिलना चाहता है? क्या तुम्हें पता है कि वह व्यक्ति कौन है? मुझे नहीं लगता कि मैं ईस्ट स्मोक शाखा में ज्यादा लोगों को जानती हूँ। सू यूजी उलझन में थी। परी किंगफेन ने उसकी ओर देखा। उसने कहा, उसका नाम जी निंग है। पुस्तक 26, अध्याय 53, इसे मुझ पर छोड़ दो। सू यूजी का शरीर कांप उठा। उसका नाम जी निंग था, वह मुझे लेने आया था। सू यूजी का मन कई जटिल विचारों और भावनाओं से भरा हुआ था। उसे थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई, लेकिन साथ ही थोड़ा पछतावा भी हुआ। वह जानती थी कि यही वह जगह है जहां ईस्ट स्मोक शाखा का मुख्यालय था और स्वाभाविक रूप से ये कई प्रतिबंधात्मक मंत्रों से सुरक्षित था। यह एक बेहद कड़ी सुरक्षा वाली जगह थी। हालांकि जी निंग काफी दुर्जेय थी, फिर भी दुश्मन के घोंसले में लड़ना एक बेहद मुश्किल काम था। उसने सोचा था कि जी निंग 10 लाख साल एस्ट्रल द्वीप समूह में बिताएगी। उसने चुपचाप डाउलॉर्ड फेशियन द एक्सल्टेड द्वारा छोड़ी गई विरासत का प्रशिक्षण लेने की योजना बनाई थी, क्योंकि फेशियन के कौशल मुख्यतः आकर्षण, भ्रम और नियंत्रण के क्षेत्र में निहित थे। वह एक डाउलॉर्ड थी जो इतनी भयानक रूप से शक्तिशाली थी कि उसे द एक्सल्टेड की उपाधि दी गई थी। सामान्यतः उससे थोड़े कमजोर डाउलॉर्ड एक ही नजर में उसके नियंत्रण में आ जाते थे। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। सू यूजी में आकर्षण और मोह से जुड़े कौशलों के प्रति अद्भुत लगाव था। जब उनके पास मार्गदर्शन के लिए कोई विरासत नहीं थी, तब भी वह अद्भुत शक्ति वाली एक आकर्षक तकनीक बनाने में सक्षम थी।
यही कारण था कि वह महान फीक्सियन द्वारा छोड़े गए सभी घातक परीक्षणों को पार करने में सक्षम रहीं और अंततः उन्हें फीक्सियन की निजी शिष्या बनने के योग्य पाया गया। मेरी मूल योजना यहाँ 10,000 वर्षों तक प्रशिक्षण लेने और उड़ते अमर गुप्त कला के तीसरे चरण तक पहुँचने, फिर बाहर 18 विश्व स्तरीय साधकों को अपने नियंत्रण में लेने और चुपके से निकल जाने की थी। अभी भी सु यूजी एक ही समय में 2 या 3 विश्व स्तरीय साधकों को अपने नियंत्रण में लेने में सक्षम थी। हालांकि इस प्रकार का मन नियंत्रण मंत्र केवल थोड़े समय के लिए ही कायम रह सकता था। सु यूजी ने कभी जबरदस्ती वहां से निकलने की कोशिश नहीं की थी। ये ब्लूग्रेस संप्रदाय का एक शाखा मुख्यालय था। ऐसी जगह में जबरदस्ती घुसने या वहां से निकलने की हिम्मत कौन करेगा। उसका लक्ष्य उन 18 लोगों पर कब्जा करके चुपके से निकल जाना था। क्या मुझे उसे अंदर आने देना चाहिए? परी किंगफेन ने पूछा। हाँ, सु यूजी ने सिर हिलाया। समझ गया। परी किंगफान ने सु यूजी की तरफ देखा और मुस्कुराए। तुम अभी बहुत हतप्रभ और उलझन में लग रही हो। तुम्हारा उससे कैसा रिश्ता है? सु यूजी ने सिर हिलाया। तुम्हारा क्या मतलब है? हैरान और भ्रमित। मैं उसकी अनुचर हूँ। वह मेरा स्वामी है, मास्टर। परी किंगफेन चौंक गई। परी किंगफेन की संपत्ति के प्रवेश द्वार पर निंग और परी किंगफेन यहाँ बातचीत जारी रखे हुए थे। तुम्हारा ब्लूग्रेस संप्रदाय में शामिल होना दर्शाता है कि कर्म बंधन हमें बांधे हुए हैं। मेरी संपत्ति में आओ, कुछ देर यहीं रुको और मेरे साथ अच्छी बातचीत करो। हाल ही में तुम्हारी बड़ी बहन बेवजह ऊब रही है। परी किंगफेन ने निंग को जानबूझकर एक चंचल नजर से देखा। अब जब उसे पता चला कि निंग सु यूजी का गुरु है तो वह काफी प्रभावित हुई। ये सफेद वस्त्रधारी युवक निश्चित रूप से असाधारण शक्ति और क्षमता का प्रतीक था। ऐसे असाधारण व्यक्तित्व का उसे बड़ी बहन कहकर संबोधित करना काफी विचलित करने वाला था। निंग ने उसे देखा, फिर हंसते हुए कहा, कृपया आगे बढ़िए वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। हम। परी किंगफेन मुड़ी और अपनी संपत्ति की ओर चल पड़ी। निंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। बाहर बैठे 18 विश्व स्तरीय साधक ये सब देखते रहे। जब काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने परी किंगफेन को निंग को अपनी जागीर में आमंत्रित करते देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी भद्दी सी मुस्कान आ गई। उसने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, छोटी प्रशिक्षु बहन किंगफेन, हमारे इस नए छोटे प्रशिक्षु भाई को अपनी मदद के लिए बहकाने की कोशिश मत करो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। परी किंगफेन ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बस एक ठंडी सिसकारी भरी, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ, याद रखना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें करनी चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। काले वस्त्र पहने उस बुजुर्ग की आवाज में ठंडक भर गई। अब तक सु यूजी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी और अपने सामने के रास्तों को उत्सुकता से देख रही थी। आखिरकार परी किंगफान मोड़ से बाहर निकली और उसके पीछे एक सफेद वस्त्र पहने युवक था जिसकी पीठ पर एक लंबी तलवार लटक रही थी। वह युवक वैसा ही दिख रहा था जैसा हमेशा दिखता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी यादों में था। मास्टर। सु यूजी ने उसे घूर कर देखा। उसका दिल कई भावनाओं से भर गया। अपराध बोध, कृतज्ञता। एस्ट्रल द्वीप समूह में उसने तब तक संघर्ष किया था जब तक वह पूरी तरह से हताश और थकी हुई नहीं हो गई थी। जब उसने जी निंग को आते देखा तो वह सचमुच रो पड़ी थी। और अब वे ब्लूग्रेस संप्रदाय की ईस्ट स्मोक शाखा में मिल रहे थे। जी निंग जैसे व्यक्ति के लिए भी यहाँ लड़ाई काफी परेशानी वाली होती। और फिर भी वह आ ही गया था। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, न कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हारा अनुचर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। इसी क्षण सु यूजी को अचानक एहसास हुआ कि वह कभी नहीं भूल पाएगी कि जी निंग ने उसे एस्ट्रल द्वीपों से कैसे बचाया था। वह पल उसकी आत्मा में अमिट छाप छोड़ गया था और अब वे ब्लूग्रेस संप्रदाय की इस शाखा में फिर से मिल रहे थे। यूजी। निंग उसकी ओर चला गया। मास्टर। सु यूजी ने हल्के से सिर हिलाया। मैंने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मैंने सुना है कि ईस्ट स्मोक शाखा का ये शाखा प्रमुख मुख्य रूप से आपके खजाने को चुराने की कोशिश कर रहा है। मैंने फेशियन द एक्सल्टेड की एक मूर्ति के बारे में भी कुछ सुना है। निंग ने पूछा। सु यूजी ने निंग को कुछ आश्चर्य से देखा। तुम्हें पहले से ही पता है? निंग ने पास खड़ी परी किंगफेन की तरफ देखा। परी किंगफेन, अगर यूजी जाना चाहे तो उसे कौन रोकेगा? परी किंगफेन को तुरंत एहसास हो गया कि यह सफेद वस्त्रधारी युवक अब बिल्कुल अलग अंदाज में बोल रहा था और उसका रवैया भी बिल्कुल अलग था। जब वे उसकी संपत्ति के प्रवेश द्वार पर थे तो उसने विनम्रता से उसे वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगफेन कहकर संबोधित किया था। हालांकि वह अब भी बहुत सहजता से बोल रहा था, लेकिन उसके शब्दों और व्यवहार से उसका पूर्ण आत्मविश्वास और उसकी प्रभावशाली उपस्थिति का पता चल रहा था। अगर छोटी बहन यूजी जाना चाहती है तो उसे पहले उन 18 विश्व स्तरीय साधकों से निपटना होगा जो पहरा दे रहे हैं, परी किंगफान ने कहा। वे कड़ी निगरानी रख रहे हैं और अगर कुछ भी हुआ तो वे तुरंत उस मूर्ख शाखा नेता को सूचना देंगे। जब ऐसा होगा तो वह मूर्ख निस्संदेह हमारे कई अन्य विश्व स्तरीय साधकों को हमला करने का आदेश देगा। वास्तव में वह इस जगह की रक्षा करने वाली कई संरचनाओं को भी सक्रिय कर सकता है। एक बार ऐसा हो जाने पर भागने के लिए सचमुच कोई जगह नहीं बचेगी। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। यही तो उसने सोचा था। गुरुजी, मुझे और 1 लाख साल दीजिए, शायद मैं कुछ हल निकाल सकूं, सु यूजी ने कहा। अगर वह कालिक त्वरण के खजाने का इस्तेमाल करती तो 1 लाख साल असल में लाखों साल होते। इतना तो काफी होगा। अगर बहुत ज्यादा समय बीत गया तो समीकरण में नए पहलू आ जाएंगे, निंग ने कहा।
चूंकि यह व्यक्ति स्थानीय शाखा का नेता बन पाया है, इसलिए संभवतः मुख्य आधार के भीतर उसके कुछ संबंध होंगे। अगर वह किसी साथी शिष्य की संपत्ति में घुसकर किसी असंबद्ध विश्व स्तरीय साधक को हड़पना चाहता है तो उसे बस एक उपयुक्त बहाना ढूंढना होगा और वह शायद डाउलॉर्ड ब्लूग्रेस को अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएगा। आप यहाँ केवल कुछ ही सदियों से हैं, इसीलिए वह अपना समय बिता पाया है। अगर आप बहुत देर तक इंतजार करेंगे तो ये स्थिति फिर कभी नहीं रहेगी। सू यूजी का चेहरा पीला पड़ गया। ठीक है, एक बार स्थानीय शाखा प्रमुख को मुख्य अड्डे से अनुमति मिल जाए तो वह इस संपत्ति में घुसकर उसे जब्त कर सकेगा। तब तक उसके पास कोई सहारा नहीं बचेगा। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, निंग ने कहा। सू यूजी के दिल में एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। हालांकि वह निंग के बारे में चिंतित थी, लेकिन उसके अनुचर होने के नाते उसे उस पर बहुत भरोसा था। वह वाकई प्रकृति का एक अद्भुत नमूना था। साथ ही ताओवादी जी निंग पास खड़ी परी किंगफान ने कुछ दुखी होकर कहा, तुम्हें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम अंदर रहोगी तो वे संप्रदाय के नियमों से बंधे रहेंगे और कोई उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम छोटी बहन यूजी को यहाँ से बाहर ले जाओगी तो उन्हें हमला करने की इजाजत होगी। वे किसी बाहरी व्यक्ति पर दया नहीं दिखाएंगे जो हमारे संप्रदाय का सदस्य नहीं है। परी किंगफैन, तुम्हें बस पीछे खड़े होकर देखना है। निंग ने अपना सिर घुमाया और सू यूजी से कहा, मैं तुम्हें अपनी संपत्ति की दुनिया में ले चलूंगा। ठीक है, सू यूजी ने सिर हिलाया। परी किंगफान ने दुखी होकर कहा, छोटी बहन यूजी, यह नहीं है। निंग ने बस हाथ हिलाकर सू यूजी को अपनी संपत्ति के खजाने में खींच लिया। फिर वह मुड़ा और बाहर की ओर चलने लगा। तुम, परी किंगफैन तुरंत उसके पीछे दौड़ी। संपत्ति का प्रवेश द्वार। निंग उस संपत्ति से बाहर आया और उसने देखा कि 18 विश्व स्तरीय साधक उसके बाहर बैठे हुए हैं। अभी से जा रहे हो? काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने निंग को बहुत गंभीरता से देखा। अन्य सभी साधकों की तरह, क्या परी किंगफैन ने तुम्हें ज्वाला परी को अपने साथ ले जाकर उसकी मदद करने के लिए कहा था? काले वस्त्रधारी बुजुर्ग की आवाज बर्फीली हो गई। उसने नहीं किया, निंग ने कहा। छोटे प्रशिक्षु भाई, फ्लेमफेई का मामला यहाँ सभी के लिए गंभीर परिणाम लेकर आया है, इसलिए हम आपको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। पास में खड़ा एक लाल बालों वाला बच्चा कर्कश स्वर में बोला, क्या तुम मेरे खजाने का निरीक्षण करने की योजना बना रहे हो? निंग ने भौहें चढ़ाईं। साधक अक्सर अपने कई राज अपने खजानों में छिपाते हैं। हम हर चीज की जबरदस्ती जांच करने पर जोर नहीं देंगे। हालांकि तुम्हें एक आजीवन शपथ लेनी होगी कि तुम ज्वाला परी को यहाँ से नहीं ले जाओगे। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने शांति से कहा, अगर तुम सचमुच उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे हो तो इस शपथ का तुम पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम, तो यह आजीवन शपथ तुरंत तुम पर पलटवार करेगी और तुम्हारे प्राण ले लेगी। तुम वहीं मर जाओगे। जीवन की शपथ खाओ और हम तुम्हें जाने देंगे। सफिश। एक गहरे लाल रंग की क्रिस्टलीय छड़ निंग की ओर उड़ी। निंग ने गहरे लाल रंग की छड़ की ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया। अचानक उसके 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट हुईं। उसकी 6 भुजाएं नाटकीय रूप से बड़ी हो गईं और उसकी हथेलियां इतनी बड़ी हो गईं कि आकाश दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह पास खड़े 18 साधकों की ओर बढ़ा, क्या सावधान, परी किंगफैन उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसकी आंखें तुरंत बाहर निकल आईं। वह सचमुच सीधे लड़ने पर उतर आया। सू यूजी का स्वामी इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? उसने ब्लूग्रेस संप्रदाय की ईस्ट स्मोक शाखा पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? हम बेवकूफ। 18 विश्व स्तरीय साधकों ने तुरंत अपनी संरचना सक्रिय कर दी, जिससे अमर ऊर्जा एकत्रित होकर उनके शरीर पर प्रवाहित होने लगी। 18 साधक यहाँ इसलिए थे ताकि वे एकजुट होकर कठिन शत्रुओं से लड़ सकें। अगर सू यूजी अपने बगबीस्ट और गोलेम का इस्तेमाल करके उसे संपत्ति से बाहर निकलने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी करती तो वे कुछ समय तक उसका सामना कर पाते। धमाका। जैसे ही 6 विशाल ताड़ के पेड़ उनकी ओर बढ़े, एक जबरदस्त टक्कर की आवाज सुनाई दी और विश्व स्तरीय साधकों में से एक को उसी आसानी से पकड़ लिया गया जैसे कोई किसी छोटे चूजे को उठा लेता है। उस आदमी को जबरदस्ती घसीटकर निंग के खजाने में ले जाया गया और पूरी संरचना को जबरदस्ती टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। वूश। 6 विशाल हथेलियां लगातार चीखती रहीं और उनकी ओर हमला करती रहीं। भाग जाना। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? भाग जाओ। शेष विश्व स्तरीय साधक स्तब्ध रह गए। इस शुरुआती संघर्ष में निंग ने उनमें से 11 को पकड़ लिया था और बाकी लोग जल्दी से तितर बितर होकर भागने लगे। हालांकि इस टकराव से उत्पन्न विशाल शक्ति तरंगे पूरे ईस्ट स्मोक शाखा में फैल गईं, जिसका आकार मात्र 1 करोड़ किलोमीटर था। यहाँ का प्रत्येक विश्व स्तरीय साधक आसानी से महसूस कर सकता था कि कुछ घटित हुआ है और ईश्वरीय संवेदना की अनेक धाराएं इस क्षेत्र की ओर बह निकलीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे ब्लूग्रेस संप्रदाय में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईश्वरीय संवेदना की एक धारा एक ऐसी आवाज लेकर आई जो निंग के मन में जोर से फूट पड़ी। निंग ने अचानक अपनी ईश्वर इंद्रिय को प्रकट किया और उसे चारों दिशाओं में एक व्यापक लहर में फैला दिया। अपनी नील पुष्प धुंध ऊर्जा के पोषणकारी प्रभाव के कारण निंग की आत्मा और उसकी ईश्वर इंद्रिय प्रथम चरण के डाउनलॉर्ड के समान थी। अन्य विश्व स्तरीय साधकों की ईश्वर इंद्रिय तुलनात्मक रूप से कहीं कमजोर थी। जैसे ही निंग की ईश्वर इंद्रिय बाहर निकली, वह इस क्षेत्र में बाढ़ ला चुकी ईश्वर इंद्रिय की धाराओं से टकराई और जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ी। निंग की ईश्वर इंद्रिय ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया और ईश्वर इंद्रिय और अराजकता इंद्रिय की लगभग 300 अलग अलग धाराओं को तोड़ डाला। एक विश्व स्तरीय साधक और एक डाउनलॉर्ड के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट था। गड़गड़ाहट। एक पल के लिए ईस्ट स्मोक संप्रदाय के 10 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में मौजूद ईश्वर बोर्ड की एकमात्र धारा जी निंग की थी।
बाकी सभी पूरी तरह से कुचलकर नष्ट कर दी गई थीं। फ्लेम फेयरी मेरी अनुचर है। आज मैं ब्लूग्रेस संप्रदाय की ईस्ट स्मोक शाखा में अपनी अनुचर को यहाँ से ले जाने आया हूँ। नीम की आवाज जोर से उठी और पूरी ईस्ट स्मोक शाखा के कोने कोने में गूंज उठी। मुझे विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि आपकी शाखा का मुखिया मेरे अनुचर के खजाने चुराने की कोशिश कर रहा है और आप सब अपने दिलों में जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। मैं अपनी अनुचर को यहाँ से ले जाऊंगा और मैं कोई नरसंहार नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसकी आवाज स्थानीय शाखा के हर इंच क्षेत्र में गूंज उठी। हर एक विश्व स्तरीय साधक ने पाया कि उसकी ईश्वर इंद्रिय या अराजकता इंद्रिय पूरी तरह से दबा दी गई थी और वे सभी पीछे हटने में पूरी तरह असमर्थ थे। परी किंगफेन अपने घर के दरवाजे पर खड़ी ये सब देखकर हैरानी से देखती रही। जब उसने अपने मन में ये जबरदस्त आवाज गूंजी तो वह एक बार फिर चौंक गई। पुस्तक 26 अध्याय 54 नरसंहार की शुरुआत। परी किंगफांजी निंग की ईश्वर इंद्रिय की प्रबल शक्ति से पूरी तरह स्तब्ध थी। किसी की ईश्वर इंद्रिय की शक्ति उसकी आत्मा की शक्ति से उत्पन्न होती है। यह ऐसी चीज थी जिसे कतई नकली नहीं बनाया जा सकता था। अकेले ही जी निंग ने ईस्ट स्मोक शाखा के सभी विश्व स्तरीय साधकों की ईश्वर इंद्रियों को कुचल दिया था। यही एकमात्र प्रमाण था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी तुलना साधारण साधक बिल्कुल नहीं कर सकते थे। और निंग के शब्दों से लगता है उसने अपनी असली शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश ही प्रकट किया था। साथ ही दाववादी जी निंग। हालांकि परी किंगफान इतनी स्तब्ध थी कि उसने तुरंत और भी विनम्र तरीके से बात की और व्यवहार किया, फिर भी उसने निंग से घबराहट में कहा, ये स्थान हमारे ब्लूग्रेस संप्रदाय का स्थानीय मुख्यालय है। ये कई शक्तिशाली संरचनाओं द्वारा संरक्षित है जिन्हें दावलॉर्ड ब्लूग्रेस ने स्वयं स्थापित किया था। आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप हमारी संरक्षक संरचनाओं का सामना नहीं कर सकते। आप बहुत ही उतावलेपन से काम ले रहे हैं। निंग ने उसे एक नजर देखा। परी किंगफान, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें बस पीछे खड़े होकर देखना है, तो मैं यही करूंगी। परी किंगफेन ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि वह बेवकूफ शाखा का नेता वाकई मूर्ख है, फिर भी वह उन संरचनाओं को सक्रिय करने में कोई दया नहीं दिखाएगा। अगर मैं सचमुच उसे हरा नहीं पाया तो मैं फिर से तुम्हारी जागीर में छिप जाऊंगा। परी निंग ने उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा। तुम? परी किंगफेन हक्की बक्की सी घूरती रही। सही बात है। जी निंग अपनी संपत्ति के प्रवेश द्वार पर ही खड़ी थी। वह जब चाहे वहां आराम से जा सकता था। निंग फिर ईस्ट स्मोक शाखा के दूर स्थित मुख्य महल की ओर मुड़ा। उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। आगे क्या करना है ये स्थानीय शाखा प्रमुख पर निर्भर था। अगर वह निंग को जाने देने में इतना समझदार होता तो निंग इस मामले को आगे नहीं बढ़ाता और बस सारा मामला रफा दफा कर देता। आखिरकार साधकों का एक दूसरे के खजानों के लालच में आपस में लड़ना आम बात थी और सू यूजी को वास्तव में कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यह एक ऐसा मामला था जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। हालांकि अगर वह लड़ने का फैसला करता है, नतीजा बिल्कुल अलग होता। निंग को स्थानीय संरचनाओं पर काबू पाने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। ईस्ट स्मोक शाखा का मुख्य हॉल। ये कौन है? आखिर कहाँ से आया है? ईस्ट स्मोक का नेता काफी सुंदर आदमी था, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ से है। उसकी ईश्वर ज्ञान की शक्ति को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक असाधारण विश्व स्तरीय साधक है। वास्तव में वह 12 महलों में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है या पहले ही प्रवेश कर चुका होगा। मुख्य हॉल में 3 अन्य विश्व स्तरीय साधक थे। आमतौर पर ईस्ट स्मोक शाखा के विभिन्न विश्व स्तरीय साधक अपने अपने घरों में रहते थे, इसलिए मुख्य महल में केवल 3 ही ड्यूटी पर थे। ईस्ट स्मोक नेता का चेहरा उतर गया। शाखा नेता, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें संरचना को सक्रिय कर देना चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए? बाकी तीनों ने अपने शाखा नेता की ओर देखा। ईस्ट स्मोक का नेता भी इसी सवाल पर विचार कर रहा था। लगता है फ्लेम फेयरी का स्वामी काफी शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन खैर वह तो एक ही आदमी है। अगर वह सचमुच 12 महलों का सदस्य है तो क्या हुआ? इस जगह पर मैं उसे अभी भी मार सकता हूँ। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने बहुत पहले ही 12 महलों के सभी सदस्यों को एक दूसरे की हत्या न करने के लिए आजीवन शपथ लेने का आदेश दिया था। हालांकि ये शपथें ब्राइट शो साम्राज्य के अन्य साधकों पर बाध्यकारी नहीं थीं। हालांकि 12 महलों में प्रवेश पाने वाले विश्व स्तरीय साधक आमतौर पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते थे, फिर भी अनगिनत वर्षों में कुछ ऐसे अवसर आए थे जब सामान्य विश्व स्तरीय साधक किसी तरह 12 महलों के विश्व स्तरीय साधकों को मारने में कामयाब रहे थे। जब ऐसा हुआ तो प्रतिक्रिया सरल थी, बहुत बुरा हुआ। यह उसकी अपनी गलती थी। यदि आप दावलॉर्ड से सुरक्षित थे लेकिन विश्व स्तरीय साधकों द्वारा मारे गए तो आप इसके हकदार थे। उसके अनुचर के पास बहुत सारे खजाने थे, उसके पास और भी ज्यादा होना चाहिए। ईस्ट स्मोक नेता इस बारे में सोचते सोचते और भी लालची हो गया। कोई बात नहीं, वह तो एक विश्व स्तरीय साधक है। संप्रदाय प्रधान ने एक बार कहा था कि विश्व स्तरीय सबसे शक्तिशाली साधक भी इन सुरक्षात्मक संरचनाओं को नहीं हरा पाएगा। मार डालो उसे। ईस्ट स्मोक नेता ने अपना फैसला लिया, जो उसके निजी लालच और सुरक्षात्मक संरचना की शक्ति में विश्वास से उपजा था। निंग के प्रभुत्व और शक्ति के प्रदर्शन ने भी ईस्ट स्मोक नेता को नाराज कर दिया था, जिसने इस फैसले में योगदान दिया। धमाका। ईस्ट स्मोक नेता ने अपनी इच्छा शक्ति की एक किरण भेजी, जो उस सुरक्षात्मक संरचना में विलीन हो गई जिसने पूरी ईस्ट स्मोक शाखा को ढंक लिया था। यह एक सीलिंग संरचना थी जो किसी को भी उस स्थान में प्रवेश करने या बाहर जाने से रोकती थी।
ये संरचना निरंतर सक्रिय रहती थी, इसलिए निंग को ये दिखावा करना पड़ा कि वह ब्लूग्रेस संप्रदाय में शामिल होने और प्रवेश पाने में रुचि रखता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसके लिए अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं होता। सीलिंग संरचना ने उसे वहीं रोक दिया होता और कई अन्य संरचनाएं उस पर जादू टोना शुरू कर देती, क्योंकि विभिन्न विश्व स्तरीय साधक उन पर नियंत्रण कर लेते। तुम न सिर्फ ब्लूग्रेस संप्रदाय में घुस आए, बल्कि इतने अहंकार से काम भी कर रहे हो, ऐसा लगता है मानो तुम सचमुच मरना चाहते हो। ईस्टस्मोक नेता का मन उस संगठन के साथ एकाकार हो गया था और उसकी आवाज उस संगठन द्वारा नियंत्रित प्राकृतिक ऊर्जा के माध्यम से गूंजती हुई पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। मेरे आदेश पर संप्रदाय के सभी शिष्यों को हमारे विभिन्न संगठनों पर नियंत्रण करना है और उसे मार डालना है। ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से यह आदेश देना अधिक सूक्ष्म होता, लेकिन निंग की ईश्वरीय ज्ञान ने इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से व्याप्त कर लिया था, जिससे उसके पास अपने गठन के माध्यम से आदेश भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हाँ, संरचनाओं पर नियंत्रण रखें जल्दी। कुछ विश्व स्तरीय साधक झिझक रहे थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि ईस्टस्मोक का नेता इस आदमी के सेवक के खजाने पर लालच करके गलत था। इसके अलावा उस आदमी की ईश्वर ज्ञान इतनी प्रबल थी कि वह स्पष्ट रूप से एक अथाह शक्तिशाली व्यक्ति था। कुछ झिझकते साधक जानबूझकर देरी करने लगे, ये देखने के लिए कि यह रहस्यमय विशेषज्ञ वास्तव में कितना शक्तिशाली है। हालांकि उनमें से कुछ ने तुरंत आदेश का पालन किया। जो ईस्टस्मोक नेता के बेहद अच्छे दोस्त थे, वे सभी सीधे विभिन्न संरचनाओं की ओर उड़ने लगे। उसे मार डालने के बाद हम लूट का कुछ हिस्सा भी बांट लेंगे। उसने हमारे अड्डे में घुसने की हिम्मत की। उसे सचमुच अपनी सीमाएं नहीं पता। जब तक वे युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहेंगे, ईस्टस्मोक नेता उन्हें लूट का हिस्सा देने से इनकार नहीं कर पाएगा। आखिरकार विश्व स्तरीय साथी शिष्य काफी महत्वपूर्ण और सम्मानित थे। निंग परी किंगफेन की जागीर के सामने खड़ा था। जब निंग ने ईस्टस्मोक के नेता को उसे मार डालने का गरजता हुआ आदेश देते सुना, तो उसने धीरे से अपना सिर हिला दिया। जल्दी से कुछ सोचो, परी किंगफेन ने हताश होकर कहा। संरचनाओं को साधकों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, निंग ने ठंडे स्वर में कहा। बाहर आओ। निंग के बगल में हवा में एक गहरे लाल रंग का लॉकी प्रकट हुआ। यह एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी थी और इसने तुरंत दो ड्रैगन जैसी बिजली की धारियां छोड़ दी। एक थी वाटर स्मोक लाइटनिंग, जो पानी की तेज लहरों से भरे एक काले तूफानी बादल की तरह उभरी। दूसरी थी फायर क्लाउड लाइटनिंग, जो आग की लपटों के एक विशाल गरजते बादल की तरह फैल गई। बिजली की ये दो धारियां एक दूसरे से लिपट गईं, फिर हर दिशा में फूटने लगीं। ये समझना जरूरी है कि कैओस बिजली लगभग सभी डाउनलॉड्स से तेज चलती थी। जहां तक डाउ बिजली की बात है, तो वह इतनी भयानक गति से चलती थी कि डाउनलॉड्स भी इससे भ्रमित हो जाते थे। विश्व स्तरीय साधकों की तो बात ही छोड़िए। हुश हुश हुश, दाउ बिजली हर दिशा में फैल गई। पलक झपकते ही पूर्वी धुएं की शाखा के 10 लाख किलोमीटर के दायरे का हर हिस्सा जलधुएं की बिजली और अग्नि मेघ बिजली से भर गया। दाउ बिजली के ये दो शक्तिशाली प्रकार जल और अग्नि के संरेखण में होने के कारण एक दूसरे के साथ असंगत थे, और जब भी वे आपस में टकराते तो धरती को हिला देने वाली शक्ति के साथ फट पड़ते। क्या ये कैसे संभव है? वे साधक जो सबसे पहले आगे बढ़े थे, निंग को मारने और फिर उसके खजाने में हिस्सा पाने की उम्मीद में, दाउ बिजली को अपने ऊपर आसमान में छाते हुए बेहद निराश होकर देख रहे थे। दाउ बिजली इतनी अविश्वसनीय गति से चल रही थी कि वे पूरी तरह से निराश हो गए। ये याद रखना चाहिए कि दाउ लॉर्ड ऑलगॉड ने स्वयं सम्राट मेलोबो को मारने के लिए नोवेसेंस थंडर सहित उन 9 गुप्त कलाओं का उपयोग किया था। केवल गति के संदर्भ में दाउ बिजली आमतौर पर इतनी तेज होती थी कि शाश्वत सम्राट भी उसे चकमा नहीं दे पाते थे। धमाका, दाउ बिजली की दो धारियां नीचे की ओर गिरीं। नहीं, कुछ विश्व स्तरीय साधकों ने अपने हथियार लहराकर उन्हें रोकने की कोशिश की। अफसोस, जैसे ही दिव्य बिजली उनके पास से गुजरी, वे तुरंत धूल में मिल गए। उनकी सच्ची आत्माएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं। दाउ बिजली की दो शक्तिशाली धारियां इतनी शक्तिशाली थीं कि जब वे किसी एक प्रतिद्वंद्वी पर पूरी तरह केंद्रित होतीं, तो वे एक ही वार में सर्वोच्च विश्व देवता को भी मार गिरातीं। यहाँ तक कि पालौकिक विश्व देवताओं को भी भारी चोटें लगतीं और कुछ बार बार प्रहार करने पर उनकी मृत्यु भी हो जाती। हालांकि चूंकि निंग ने अपनी दाउ बिजली की दो धाराओं को एक क्षेत्रीय हमले में फैला दिया था, इसलिए हमले की शक्ति कुछ कम हो गई थी। कुलीन विश्व देवता तुरंत बह गए और नष्ट हो गए। मास्टर क्लास विश्व देवता भी नष्ट होने से पहले 2 सांस तक जीवित रह पाते। जहां तक सर्वोच्च विश्व देवताओं की बात है, वे आमतौर पर जीवित रह पाते। हालांकि इस छोटी ईस्टस्मोक शाखा में कुल मिलाकर केवल लगभग 300 विश्व स्तरीय साधक थे। इसमें केवल लगभग 10 ही ऐसे थे जो सर्वोच्च विश्व देवता स्तर की शक्ति तक पहुंच पाए थे। धमाका, जो साधक अपने नेता के आदेशों का पालन करने और आगे बढ़ने में सबसे पहले थे, वे 2 प्रकार की दाउ बिजली की भयावह शक्ति के कारण मरने लगे। केवल एक ही सर्वोच्च विश्व देवता था जिसने ईस्टस्मोक नेता के आदेशों का तुरंत जवाब दिया था, और निंग ने उस पर भारी मात्रा में बिजली केंद्रित की, जिससे वह भी कुछ सांसों के बाद नष्ट हो गया। अभी 10 सांसों का समय ही बीता था, लेकिन वे सभी 29 साधक जिन्होंने अपने शाखा प्रमुख के आदेशों को स्वीकार किया था, नष्ट हो चुके थे। जो लोग हिचकिचा रहे थे या बस देख रहे थे, निंग ने अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा ही हुआ, शुक्र है कि मैं सतर्क था, शुक्र है कि मुझे उस बेवकूफ से नफरत है। शाखा में मौजूद कई झिझकते हुए विश्व स्तरीय साधकों ने अपने सिर ऊपर उठाकर आकाश में फैली दाउ बिजली की असीम किरणों को देखा। काली बिजली और धधकती बिजली आपस में उलझी हुई थी, लगातार इतनी जोर से कड़क और फट रही थी कि वे सभी अंदर तक ठिठुर रहे थे।
परी किंगफेन भी उसी तरह स्तब्ध होकर आसमान में चमकती बिजली को लगातार देखती रही। फिर उसने मुड़कर नीम के बगल में हवा में लटके लाल काले लौकी को देखा। लौकी अभी भी बिजली की और चमक बिखेर रही थी। जैसा मैंने कहा, जो कोई मेरा रास्ता रोकेगा उसे मार डाला जाएगा। नीम की आवाज गड़गड़ाहट के साथ गूंजी, जिससे आकाश और धरती हिल गई। अगर तुम इसमें शामिल नहीं हुए तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुमने हमारे संप्रदाय के अनुयायियों को मार डाला है, तुम्हें मरना ही होगा। ईस्ट स्मोक नेता की क्रोधित आवाज आसमान में भी गूंज उठी। तुममें से जो 19 लोग पहले से ही अपनी जगह पर हैं, तुरंत अपनी सेना सक्रिय करो और उसे मार डालो। ईस्ट स्मोक नेता पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। आमतौर पर अगर कोई दुश्मन हमला करता तो वे बचाव के लिए सुरक्षात्मक सीलिंग संरचना पर निर्भर रह सकते थे, क्योंकि विभिन्न विश्व स्तरीय साधक विभिन्न हमलावर संरचनाओं पर नियंत्रण कर लेते थे और उनका इस्तेमाल अपने दुश्मन को घेरने और हमला करने के लिए करते थे। ज्यादा शक्तिशाली संरचनाओं के लिए कई विश्व स्तरीय साधकों की जरूरत होती थी, और जाहिर है कि सभी साधकों को विभिन्न संरचनाओं में स्थायी रूप से तैनात रखने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें प्रशिक्षण लेने और साहसिक कार्यों पर जाने की जरूरत थी। वे आमतौर पर अपने घरों में ही प्रशिक्षण लेते थे। उन्हें बस जल्दी से बाहर निकलना होता था और किसी भी लड़ाई में भाग लेना होता था। समस्या ये थी कि जीनिंग पहले से ही संरचना के अंदर थी। फिर भी सामान्य शत्रु उन्हें अपने विभिन्न संरचना केंद्रों में प्रवेश करने से नहीं रोक पाते। समस्या ये थी कि निंग के पास एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी थी, जिससे वह एक ही बार में उन सभी का सफाया कर सकता था। दुर्भाग्य से 19 विश्व स्तरीय साधक हर समय कुछ संरचना केंद्रों में स्थायी रूप से तैनात रहते थे, और इसलिए कुछ संरचनाएं अभी भी सक्रिय थीं। अगर तुम 19 लोग इसमें शामिल नहीं हुए तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। निंग की आवाज एक बार फिर गूंजी। लेकिन अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम सबको मार डालूंगा, चाहे कितना भी समय और मेहनत लगे। तुरंत ही संरचना केंद्र के भीतर 19 विश्व स्तरीय साधक हिचकिचाने लगे। क्या उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए? अगर वे इसमें शामिल नहीं होते तो उन्हें कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर वे इसमें शामिल हो भी गए और इस रहस्यमय विशेषज्ञ को मार नहीं पाए तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। उसे मार डालो, बाद में मैं तुम सभी 19 लोगों को उसके खजाने में बराबर का हिस्सा दूंगा। ईस्ट स्मोक नेता ने अपनी संरचना के माध्यम से अपनी अमर ऊर्जा का उपयोग करते हुए कहा। उसे मार डालो, हम अपनी संरचना के अंदर हैं, वह हमें छू भी नहीं सकता। उसे मार दो और उसका खजाना हमारा हो जाएगा। अगर हम कार्रवाई करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम उससे छुटकारा पालें। विश्व स्तरीय साधकों में से 3 ने इसमें शामिल न होकर सिर्फ देखने का फैसला किया, लेकिन बाकी 16 ने लालच में अपनी संरचनाओं को सक्रिय करने का फैसला किया। सभी संरचनाओं को सक्रिय करने के लिए 60 साधकों की जरूरत थी, और उनमें से सिर्फ 16 ही तैनात थे। संरचनाओं की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रकट हुआ था, लेकिन फिर भी वे काफी आश्वस्त थे। उन्हें दाउल और ब्लूग्रेस की संरचना की शक्ति पर भरोसा था। गड़गड़ाहट। पूरे क्षेत्र में अनेक संगठन सक्रिय होने लगे। निंग ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें मौत की तरह ठंडी थीं। पुस्तक 26, अध्याय 55, संरचनाएं सक्रिय होती हैं। ईस्ट स्मोक का नेता सबसे महत्वपूर्ण संरचना का प्रभारी था। यही वह व्यक्ति था जो जी निंग को जाने से रोक रहा था। बाकी 16 की बात करें तो वे लगभग 8 अन्य संरचनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम थे। उनमें से 3 विरोधियों को चकमा देने के लिए थीं, जबकि बाकी 5 हमले करने के लिए थीं। फुफ फुफ फुफ। एक कुल्हाड़ी का विशाल ब्रह्म धीरे धीरे हवा में प्रकट होने लगा, और जैसे जैसे वह साकार होता गया, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को और अधिक आकर्षित करता गया। ब्रह्म लगातार ठोस होता गया और उसका आभामंडल बढ़ता गया। इस दिव्य कुल्हाड़ी की शक्ति इतनी महान है कि इसके एक ही वार से 100 विश्व देवता भी मारे जाएंगे। परी किंगफेन पहले से ही निंग के पीछे की संपत्ति के अंदर छिप गई थी, और वह चिंता के साथ ये सब होते हुए देख रही थी। गड़गड़ाहट। बिजली की चमक दिखाई देने लगी और गड़गड़ाहट हुई, जिससे आकाश और धरती दोनों हिल गए। ये सभी अराजकता की बिजली की चमक थी, लेकिन इतनी ज्यादा कि उनमें अभी भी जबरदस्त शक्ति थी। एक कुल्हाड़ी, बिजली के बोल्ट, लपटें, काली धुंध, एक दिव्य तलवार। सभी 5 हमलावर संरचनाएं सक्रिय हो चुकी थीं। तीनों विस्मयकारी संरचनाएं भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगीं। कितना हास्यास्पद है। निंग बस वहीं खड़ा रहा। उसकी आत्मा इतनी प्रबल थी और उसकी इच्छाशक्ति इतनी दृढ़ थी कि उसके सामने सभी भ्रामक भ्रम बेकार थे। ये समझना होगा कि बर्टुलू जैसा हृदय बल साधक भी निंग को धोखा देने के लिए ब्रह्म का उपयोग करने में सफल नहीं हुआ था। इन संरचनाओं की तो बात ही छोड़िए। ये संरचनाएं विश्व स्तरीय साधकों के विरुद्ध उपयोग के लिए डिजाइन की गई थीं। ये निंग के सामने पूरी तरह से बेकार थीं। तोड़ना। निंग ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और एक भयंकर चीख निकाली। दाव बिजली की 2 शक्तिशाली धारियां तुरंत एक बार फिर फूट पड़ीं, और विशाल कुल्हाड़ी, अराजकता बिजली, लपटों, काली धुंध और दिव्य तलवार की ओर प्रहार करने लगीं। बूम बूम बूम। एक के बाद एक विस्फोट सुनाई देने लगे। जब दाव बिजली ने 5 आक्रामक संरचनाओं से युद्ध करना शुरू किया, सबसे पहले अराजकता बिजली नष्ट हुई। उसके बाद अजीब उमड़ता हुआ काला कोहरा आया, जिसे सर्वोच्च यान गुण, शक्तिशाली और विनाशकारी दाव बिजली ने मिटा दिया। विशाल महाकुल्हाड़ी और दिव्य तलवार की बात करें तो उनमें इतनी सघन शक्ति थी कि दाव बिजली भी उन्हें हिला नहीं सकी। अराजकता बिजली और अजीब काले कोहरे के विनाश ने दाव बिजली की बहुत बड़ी शक्ति खर्च कर दी थी। अंत में ये केवल धधकती राक्षस आकार की लपटों को थोड़ा कम कर पाए।
मार डालो। धधकता हुआ राक्षसी देवता भयंकर गर्जना करता हुआ हवा में उड़ गया और उसके पीछे आग की लपटें उठने लगीं। मार डालो। हवा में लटकी हुई विशाल कुल्हाड़ी तेजी से दरांती की तरह नीचे उतरी और गुस्से से निंग की ओर काटने लगी। मार डालो। हवा में लटकी दिव्य तलवार नीचे की ओर झुकी और सीधे निंग की ओर वार किया। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। ईस्ट स्मोक शाखा के नेता ने मुख्य महल के भीतर से देखते हुए दांत पीस लिए। वह बार बार मर जाओ शब्द दोहरा रहा था, इस उम्मीद में कि जब इन तीनों संरचनाओं की शक्तियां उतरेंगी तो वे इस सफेद वस्त्रधारी बदमाश का सफाया कर देंगी। तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें मरना ही होगा। संरचनाओं को नियंत्रित करने वाले 16 विश्व स्तरीय साधक भी उत्सुकता से देख रहे थे। 12 महलों के सदस्यों का आपस में लड़ना वर्जित था, लेकिन सामान्य विश्व स्तरीय साधक अक्सर 12 महलों के किसी सदस्य को मारने का सपना देखते थे। आखिरकार दोनों के बीच प्रतिष्ठा का अंतर उतना ही बड़ा था जितना कि धरती और आकाश का अंतर। हालांकि शक्ति का अंतर भी उतना ही बड़ा था और ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सक्षम लोग बहुत कम थे। अब उनके पास ऐसा कार्य करने का अवसर था और यदि वे जीत जाते तो उन्हें इस भयानक रूप से शक्तिशाली विश्व देवता के खजाने तक पहुंच प्राप्त हो जाती। जी निंग। परी किंगफिन ने अपना सिर उठाया और धधकते हुए राक्षस विशाल कुल्हाड़ी और दिव्य तलवार को घूरने लगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा। अन्य विश्व स्तरीय साधक जो बस किनारे पर खड़े होकर देख रहे थे, वे तीनों हथियारों को उस छोटे से सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर आते देखकर दंग रह गए। निंग ने अचानक गुस्से से एक घुरघुराहट भरी और तुरंत ही उसका आकार बढ़कर 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले राक्षस में बदल गया, जिसकी ऊंचाई 30,000 मीटर से भी ज्यादा थी। उसकी 6 विशाल हथेलियां इतनी बड़ी थीं कि आसमान भी ढक सकता था और उसने उन्हें तीनों हमलावर टुकड़ियों की ओर उछाल दिया। मार डालो, मार डालो। धधकता हुआ राक्षस देवता लगातार गुस्से से चिल्लाता रहा। धमाका, धमाका। निंग अपनी सभी 6 हथेलियों से एक ही तलवार कला का उपयोग कर रहा था, स्वर्ग तोड़ने वाली मुद्रा। इस प्रहार का उद्देश्य दुश्मनों को आमने सामने की टक्कर में परास्त करने और कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत और शक्ति का इस्तेमाल करना था। एस्ट्रल द्वीप समूह के अनुभवों के बाद निंग की ब्राइट मून तलवार कला भी नाटकीय रूप से और भी शक्तिशाली हो गई थी। अब वे नामहीन तलवार कला के छठे रुख के बराबर थे। निंग की हेवन ब्रेकर मुद्रा में अब क्विंटेसेंस स्वॉर्ड इंटेंट के तीसरे रुख एस्ट्रल रुख जैसा ही जबरदस्त प्रभुत्व था, लेकिन यह अपनी शक्ति में और भी ज्यादा प्रत्यक्ष और क्रूर थी। धमाक, धमाक। 2 शक्तिशाली हथेलियां एक के बाद एक धधकते हुए राक्षस से टकराईं। धधकते राक्षस ने गुस्से से दहाड़ते हुए जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दोनों हथेलियां एक साथ उससे टकराईं, उसका शरीर टूटने लगा। धमाका। 2 विशाल हथेलियां सीधे उस ग्रेटेक्स से टकराईं, जिससे ग्रेटेक्स चकनाचूर हो गया और बिखर गया। अंतिम 2 हथेलियां सीधे उस नीचे उतरती तलवार की ओर टूट पड़ीं। पलक झपकते ही निंग एक विशालकाय राक्षस में बदल गया। उसके 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट हुईं और फिर उसने अपनी 6 हथेलियों से तीनों हमलों को कुचल दिया। इस दृश्य को देखकर ईस्ट स्मोक शाखा के सभी विश्व स्तरीय साधक मौन हो गए। लेकिन वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? शुक्र है कि मैं इसमें शामिल नहीं हुआ। सब लोग हक्के बक्के रह गए, खासकर परी किंगफिन। वह पूरी तरह से हतप्रभ थी। यूजी मुख्यतः अपने बगबीस्ट और गोलेम पर निर्भर थी। वह खुद इतनी शक्तिशाली नहीं थी। जब इस जी निंग वाले ने उन प्रसिद्ध एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी में से एक को बाहर निकाला तो मुझे लगा कि वह भी यूजी जैसा ही होगा, जादुई खजानों पर निर्भर रहने वाला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह खुद उन खजानों से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। वह तो किसी दावलॉर्ड के बराबर ही ताकतवर होगा। वह प्रज्वलित राक्षस केवल अपनी मूल शक्ति के आधार पर वास्तव में प्रथम चरण के दावलॉर्ड के बराबर था। दुर्भाग्य से दाव के बारे में उसकी समझ इतनी कमजोर थी कि वह इस मामले में सामान्य विश्व स्तरीय साधकों से भी कमजोर था। निंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जहाँ तक उस कुल्हाड़ी और तलवार की बात है, वे कई गहन रहस्यों के साथ साकार हुए थे और वास्तव में काफी शक्तिशाली थे। दुर्भाग्य से उनमें निहित सारी शक्ति एक ही वार में समाप्त हो गई। धधकते दानवदेव की कमजोरी यह थी कि उसमें दाव के बारे में बहुत कम समझ थी। जहाँ तक महाकुल्हाड़ी और दिव्य तलवार की बात है, उनमें टिकने की शक्ति नहीं थी। वे अपनी अधिकतम शक्ति पर केवल कुछ समय के लिए ही भौतिक रूप धारण कर पाते थे। हालांकि निंग एक साधक था और इसलिए काफी समय तक अधिकतम शक्ति से लड़ने में सक्षम था। निंग ने शांति से कहा, मेरे स्वर्गभंजक रुख के सामने सभी चीजें ध्वस्त हो जाती हैं। ये ब्राइट मून तलवार कला का 5वां रुख था, हेवन ब्रेकर रुख। यह निंग का शारीरिक रूप से सबसे शक्तिशाली हमला था, एक ऐसा हमला जो अत्यधिक शक्ति पर निर्भर था। ये ब्लड ड्रॉप रुख या शेडोलेस रुख से कहीं ज्यादा क्रूर और बलशाली था। हालांकि ब्लड ड्रॉप रुख में बेहतर भेदन क्षमता थी, जबकि शेडोलेस रुख ज्यादा अप्रत्याशित था। जब निंग शक्तिशाली साधकों से युद्ध करता था तो वह आमतौर पर कुछ अन्य रुखों का इस्तेमाल करता था, लेकिन इन अपेक्षाकृत कमजोर संरचनाओं का सामना करने पर वास्तव में हेवन ब्रेकर रुख ही सबसे उपयुक्त हमला था। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? ईस्ट स्मोक नेता घबरा गया। उसकी आंखें घबराहट से लाल हो गईं। ये संरचनाएं उसे मार नहीं सकती। मुझे क्या करना चाहिए? शाखा नेता, हमें क्या करना चाहिए? उसे कैसे हराया जाए? उन 8 संरचनाओं के प्रभारी अन्य 16 विश्व स्तरीय साधक भी घबराने लगे। ईस्ट स्मोक नेता की आंखें अब लाल हो गई थीं। अपनी पूरी संरचना में वह गुस्से से चिल्लाया, डरने की कोई जरूरत नहीं है।
उसने जरूर किसी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य क्षमता का इस्तेमाल किया होगा ताकि वह इतना जबरदस्त पराक्रम दिखा सके। एक दिव्य क्षमता जितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है उतनी ही ज्यादा दिव्य शक्ति खर्च होती है। वह शायद एक सामान्य युद्ध की तुलना में 1000 गुना तेजी से दिव्य शक्ति खर्च कर रहा है। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारी संरचना ये सुनिश्चित करेगी कि हम बिना रुके हमले जारी रख सकें। सही, चलो उसे मार डालें। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह बहुत अधिक हमले कर सके। उन्होंने जी निंग को पहले ही अपना दुश्मन बना लिया था। अगर अब वे उसे जाने देते तो यह अस्वीकार्य है। अब बस यही रास्ता था कि अंत तक इसी रास्ते पर चलते रहें। वे संरचनाओं का उपयोग कर रहे थे और इसलिए वे दुनिया में मौजूद असीम प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम थे। ये संरचनाएं अराजकता रत्नों से भी संचालित थीं, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि नियंत्रकों को अपनी अमर ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग न करना पड़े। वे लंबे समय तक लड़ते रह सकते थे। एक कुल्हाड़ी का भ्रम, एक तलवार का भ्रम, एक काली धुंध, एक ज्वलंत दानव और बिजली का बोल्ट एक बार फिर हवा में बनने लगे। निंग ने ऊपर की ओर उनकी ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया। क्षय, हर हमले के साथ संरचनाओं को हमला करने से पहले काफी समय तक शक्ति संचय करनी पड़ती थी। निंग खुद अपनी नीला फूल धुंध ऊर्जा से मजबूत हो रहा था और असल में अपनी सामान्य शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इस तरह की लड़ाई में जिस दर से वह बाहरी दुनिया से ऊर्जा अवशोषित करता था, वह दर असल उसके इस्तेमाल की दर से कहीं ज्यादा तेज थी। स्वूश, निंग अचानक आगे बढ़ा और एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो सीधे हवा में उड़ गई। वह चल रहा है, वह मुख्य महल की ओर उड़ रहा है। कई विश्व स्तरीय साधक इस लड़ाई को घबराहट से देख रहे थे। उन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लेने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वे सब मिलकर भी लड़ें तो भी इस सफेद वस्त्रधारी युवक द्वारा उनका वध कर दिया जाएगा। एक विश्व स्तरीय साधक और प्रथम चरण के डाउलॉर्ड के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन द्वारा अपहरण किए जाने से पहले प्रथम चरण के डाउलॉर्ड की तुलना में जी निंग की अंतर्दृष्टि का स्तर बहुत कम था, लेकिन अब वह एक वास्तविक प्रथम चरण के डाउलॉर्ड के बराबर था। जैसे ही निंग आगे की ओर उड़े, उन्हें हमलों की एक और लहर का सामना करना पड़ा, लेकिन वह एक बार फिर अपने 6 विशाल हथेलियों का उपयोग करके हमलावरों को आसानी से कुचलने में सक्षम हो गए। वह मुझे लेने आ रहा है। जब ईस्ट स्मोक शाखा के नेता ने सफेद वस्त्र पहने उस विशालकाय युवक को अपनी ओर आते देखा तो उसके चेहरे पर एक बदसूरत भाव उभर आया। मेरे लिए रुको, निंग ने एक ठंडी दहाड़ लगाई जब उसकी 6 विशाल हथेलियां हवा में चीरती हुई ईस्ट स्मोक शाखा के मुख्य महल पर एक साथ टूट पड़ी। ईस्ट स्मोक का नेता मुख्य महल के भीतर छिपा था और नीचे उतर रही 6 शक्तिशाली हथेलियों के सामने वह एक चींटी जितना छोटा था। पुस्तक 26, अध्याय 56, जी निंग के दास। मुख्य महल के आसपास का क्षेत्र प्रकाश के छल्लों से घिरा हुआ था। जब आकाश को ढकने वाले 6 विशाल हाथ नीचे गिरे तो केवल प्रकाश की सबसे बाहरी परत ही बिखरी और वे लगभग तुरंत ही पुनर्जीवित हो गए। आहा, तुम किसी भी तरह से इसे तोड़ नहीं पाओगे। ईस्ट स्मोक नेता ये देखकर बहुत खुश हुआ। वह मुख्य महल में खड़ा था, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। यह मुख्य महल है, ये ईस्ट स्मोक शाखा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी सुरक्षा सबसे मजबूत है। इसकी सुरक्षा 8 स्तरों से होती है और तुम उनमें से केवल एक को ही भेद पाए। तुम तो आसपास भी नहीं हो। चूंकि तुम मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मरने वाले तुम ही हो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अपनी इस दिव्य क्षमता को अनिश्चित काल तक सक्रिय रख पाओगे। जी निंग आसमान में अपनी जगह से उसे घूर रहा था। निंग ने धीरे से सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, मुख्य महल अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। ये पूरे प्रतिबंधात्मक ढांचे की शक्ति का स्रोत है। इस स्थान की रक्षा करने वाले भव्य प्रतिबंधात्मक गठन के लिए एक गठन कोर की आवश्यकता थी और गठन कोर ईस्ट स्मोक शाखा के नेता के नियंत्रण में था और कड़े पहरे वाले मुख्य महल में स्थित था। लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। निंग के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। फिर उसने एक हाथ अपनी पीठ की ओर बढ़ाया और उस तलवार को मजबूती से पकड़ लिया जो उसने इस पूरे समय अपनी पीठ पर रखी हुई थी। वह अपनी तलवार निकालने वाला है। वह इस पूरे समय उस तलवार को अपने साथ रखे हुए है। लगता है वह तलवार काफी शक्तिशाली होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा। ईस्ट स्मोक शाखा के विश्व स्तरीय साधक, जिनमें परी किंगफान और ईस्ट स्मोक नेता दोनों शामिल थे, सभी ने ध्यानपूर्वक देखा। खनक, तलवार म्यान से बाहर निकल गई। जिस क्षण निंग ने अपनी तलवार खींची, उसके अन्य 5 हाथों में 5 अन्य तलवारें प्रकट हो गईं। 6 हाथ, 6 शाश्वत तलवारें। सूक्ष्म मुद्रा। जैसे ही निंग ने अपनी तलवारें खींची, उसके 6 शाश्वत ब्लेड चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमकने लगे। वे रक्तरंजित तलवार प्रकाश की 6 धारियों में बदल गईं जो रक्त के तूफान की तरह मुख्य महल की ओर उतरी। बूम 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 बूम। प्रकाश की एक के बाद एक परतें बिखरती गईं। मुख्य महल की रक्षा 8 संरचनाओं द्वारा की जाती थी और उनमें से 6 को भेद दिया गया। शक्तिशाली टक्करों से उत्पन्न आघात तरंगें चारों ओर फैल गईं, इतनी तेज कि आसपास के पहाड़ भी टूटकर गिर पड़े। अनगिनत पेड़ धूल में मिल गए। क्या? ईस्ट स्मोक का नेता इतना डर गया कि उसका चेहरा हड्डी सा सफेद हो गया। फिर उसने जोर से निगला। शुक्र है वह आगे नहीं बढ़ पाया। वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या यही उसकी असली शक्ति है? परी किंगफान अभी भी अपनी संपत्ति के प्रवेश द्वार पर खड़ी दूर खड़े जी निंग और उसके द्वारा चलाए जा रहे 6 शक्तिशाली तलवारों को घूर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटी बहन यूजी उसका अनुसरण करने और उसकी सेवा करने को तैयार थी। एक विश्व स्तरीय साधक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ओह, ये तो सचमुच टूटा नहीं।
निंग ने भौहें चढ़ाईं, फिर अपना सिर ऊपर उठाकर ऊपर बनी प्रतिबंधात्मक संरचनाओं पर नजर डाली। स्वूश, निंग ने आसमान में ऊंची उड़ान भरी। मुझे पता था कि वह हमेशा के लिए टिक नहीं पाएगा। उन हमलों को अंजाम देने के लिए उसे अपार दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। ईस्ट स्मोक नेता के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। इस समूह के माध्यम से उसने अन्य 16 साधकों को एक मानसिक संदेश भेजा। उस पर हमला करने के लिए अपने समूहों का इस्तेमाल करते रहो। वह कितना शक्तिशाली दिखता है, इससे मूर्ख मत बनो। जल्द ही वह बिल्कुल भी जवाबी हमला नहीं कर पाएगा। ठीक है, वह अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा है जबकि हम अपनी संरचना पर भरोसा कर रहे हैं। वह हम पर हावी नहीं हो पाएगा। विश्व स्तरीय साधकों ने आक्रमण करने के लिए अपनी संरचनाओं का उपयोग जारी रखा। बेशर्म, निंग ने भौहें चढ़ाईं जब उसने देखा कि महान कुल्हाड़ी, तलवार और धधकते हुए शैतान एक बार फिर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। फुश, खूनी तलवारों की रोशनी की 3 धारियां आसमान में उठीं और तीनों आने वाले हमलों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। अब जब निंग अपनी अनंत तलवारों का इस्तेमाल कर रहा था तो ये संरचनाएं उसके लिए कुछ भी नहीं थीं। चूंकि मैं पूरी ताकत से मुख्य महल को भेद नहीं सकता, इसलिए मुझे इस विशाल प्रतिबंधात्मक संरचना को आजमाना चाहिए। निंग हवा में ऊंचा उड़ गया। सिर उठाए हुए वह सामने लगे अवरोध को घूर रहा था। हालांकि वह जानता था कि यह अवरोध बेहद कठिन होगा, फिर भी वह इसे आजमाना चाहता था। जाओ, तलवार की रोशनी की 6 धारियां 6 उल्कापिंडों की तरह निकलीं और एक साथ विशाल प्रतिबंधात्मक संरचना के 30 मीटर के क्षेत्र पर बरस पड़ीं। हालांकि यह संरचना 1 करोड़ किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। निंग ने अपने सारे हमले एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिए। इससे उसे भेदना आसान हो गया। गड़गड़ाहट, पूरा भव्य प्रतिबंधात्मक गठन थोड़ा कांप उठा, फिर निंग के हमले की शक्ति बिखर गई। ये टूटा नहीं। निंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। फिर से गड़गड़ाहट, खूनी तलवार की रोशनी की 6 धारियां एक बार फिर से बाहर निकलीं। जब निंग ने भव्य प्रतिबंधात्मक संरचना पर उग्रता से हमला किया, पूरी ईस्ट स्मोक शाखा खामोश हो गई। सभी विश्व स्तरीय साधक देख रहे थे कि कैसे श्वेत वस्त्रधारी युवक अपनी शक्ति का प्रयोग करके विशाल प्रतिबंधक संरचना पर भयंकर आक्रमण कर रहा था। इस दृश्य को भूलने में उन्हें अनगिनत वर्ष लग जाएंगे। एक विश्व स्तरीय साधक इतना दुस्साहसी था कि उसने उनके अवरोध की पूरी शक्ति को चुनौती दे दी और पूरे अवरोध को हिलाकर रख दिया। निंग ने संरचना के विरुद्ध लगातार 10 हमले किए। मैं सचमुच आगे नहीं बढ़ सकता। निंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। लगता है इस संरचना से जबरदस्ती बाहर निकलना मेरे लिए अव्यावहारिक है। यदि वह इस स्थान से बाहर नहीं निकल पाता तो उसके पास एकमात्र विकल्प अपनी मूल योजना को अंजाम देना ही था। निंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। झटपट, निंग तुरंत नीचे की ओर दौड़ा। सिर्फ 2 सेकंड में वह एक काले महल के सामने पहुंच गया। टूट जाओ, तलवार की रोशनी की 6 चमकदार धारियां काले महल पर उतरीं। हालांकि काला महल 3 परतों वाली बाधाओं से सुरक्षित था, फिर भी वह टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे छोड़ दो, हमें छोड़ दो। काले महल के भीतर छिपे 3 विश्व स्तरीय साधक तुरंत बाहर भागे और निंग को भयभीत होकर देखने लगे। हर एक संरचना केंद्र अवरोध मंत्रों द्वारा सुरक्षित था, लेकिन उन अवरोधों की तुलना मुख्य महल की रक्षा करने वाले अवरोधों से नहीं की जा सकती थी। पालौकिक विश्व देवता शायद उन्हें भेद न पाएं, लेकिन प्रथम चरण के डाउलॉर्ड्स अपनी अपरिष्कृत शक्ति से उन्हें भेदने में सक्षम होंगे। हम्फ, निंग ने अपना विशाल हाथ हिलाया। फुफ, जैसे ही उसने उन तीनों को पकड़ा, आसमान में अंधेरा छा गया। अगला, निंग दूसरे गठन कोर की ओर उड़ने लगा। क्या हम उसे रोक नहीं सकते? मिस्टर ड्रैगन, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। बेवकूफ, किंगफेन ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम मूर्ख और मस्खरे हो। हम खत्म हो गए हैं, हम सब बर्बाद हो गए हैं। उसने पहले कहा था कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे मार दिया जाएगा। निंग ने विभिन्न संरचना कोरों को आसानी से पार कर लिया तथा सभी 16 विश्व स्तरीय साधकों को पकड़ लिया। सब बर्बाद हो गए हैं। ईस्ट स्मोक नेता का चेहरा मुख्य महल के अंदर अपनी स्थिति से पीला पड़ रहा था जब वह ये सब होते देख रहा था। मैं ही बचा हूँ। वह अंदर नहीं जा पाएगा। वह मुख्य महल के अवरोधक मंत्रों को नहीं तोड़ सकता। हालांकि उसने ये कहकर खुद को सांत्वना दी, फिर भी वह दहशत से भरा हुआ था। हालांकि अवरोध निंग को फंसाने में कामयाब रहा, लेकिन उसे मार नहीं पाया। अगर ज्यादा समय बीत गया तो कौन जाने क्या क्या नया मोड़ आ जाए। बड़े भाई, ईस्ट स्मोक नेता ने हाथ हिलाया, जिससे एक काला संदेश तावीज प्रकट हुआ। उसने दांत पीसकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कुचल दिया। बड़े भाई, तुम्हें आकर मुझे बचाना होगा। ईस्ट स्मोक नेता अब समझ गया था कि ये दुश्मन कितना खतरनाक है। ऐसे समय में उसका एकमात्र विकल्प अपने बड़े भाई से उसकी रक्षा करने के लिए कहना था। उसका बड़ा भाई हमेशा से उससे बहुत प्यार करता था। ब्लूग्रेस संप्रदाय का मुख्य मुख्यालय एक विशाल स्थान था जो 10 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ था। यहाँ अनगिनत साधक थे, जिनमें 3000 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक और अनगिनत ज्येष्ठ देवता और अमर पितृ देवता शामिल थे। 4 डाउलॉर्ड भी थे। सबसे शक्तिशाली तो स्वयं डाउलॉर्ड ब्लूग्रेस ही थे और वे ब्राइट शो साम्राज्य में एक बेहद प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। टकराना, एक आकृति अचानक आसमान में उड़ती हुई आई और एक गहरी खाई से निकल गई जो पूरी तरह से काली धुंध में डूबी हुई थी। यह आकृति काले वस्त्र पहने हुए थी। उसका चेहरा ठंडा और गंभीर था और वह ईस्ट स्मोक शाखा के शाखा प्रमुख विश्व देवता मिस्टर ड्रैगन से काफी मिलती जुलती थी। बस उसकी आभा ज्यादा ठंडी और गहरी थी। मिस्टर ड्रैगन ने सचमुच मेरा दिया हुआ संदेश ताबीज तोड़ दिया। उसे किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ा है? डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखें चिंता से भरी थीं।
वह और मिस्टर ड्रैगन वास्तविक भाई थे। भ्रातृबंधु भाइयों का एक साथ प्रशिक्षण लेना और साधना में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ था। बेटर ड्रैगन बहुत पहले ही अपने सभी अन्य रिश्तेदारों को खो चुका था और उसका छोटा भाई ही अकेला बचा था। सच तो ये है कि मिस्टर ड्रैगन अपने वर्तमान पद के लिए योग्य होने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं था, लेकिन चूंकि डाउलॉर्ड बेटर ड्रैगन ने उसे अपना पूरा समर्थन दिया, इसलिए वह शाखा प्रमुख बनने में सक्षम हो सका। मिस्टर ड्रैगन, उसका एकमात्र छोटा भाई, मैं अभी चलता हूँ। डाउलॉर्ड बेटर ड्रैगन ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया और मुख्य मुख्यालय से निकलकर ईस्ट स्मोक शाखा की ओर उड़ चला। ईस्ट स्मोक शाखा के एक पहाड़ की चोटी पर निंग वहां खड़ा था। उसके सामने 34 भयभीत विश्व स्तरीय साधकों का एक समूह था। 34 में से 16 निंग पर हमला करने के लिए दल बना रहे थे, जबकि 18 ईस्ट स्मोक नेता के समर्पित अनुयायी थे। ये 18 ही फ्लेम फेई पर नजर रख रहे थे। निंग ने उन सभी को पकड़ लिया था। आप में से 18 लोगों ने ईस्ट स्मोक शाखा के नेता के आदेशों का पालन किया और मेरे अनुचर को मारना और उसके खजाने को चुराना चाहा। तुम में से 16 लोग मुझे मार डालना चाहते थे। निंग ने 34 को अपनी नजरों से देखा। सच कहूँ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। 34 लोग बुरी तरह डर गए थे। जब साधक गलत दुश्मन चुन लेते थे या गलत गुरु चुन लेते थे तो वे अक्सर खुद को जानलेवा खतरे में पाते थे। लेकिन मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। पहला विकल्प है मौत, दूसरा विकल्प है कि तुम तुरंत मेरा गुलाम बनने की आजीवन शपथ ले लो। निंग ने एक शपथ पत्थर फेंका। शपथ यही है, अगर तुम शपथ लेने को तैयार हो तो तुम जिंदा बच सकोगे। गुलाम, विश्व स्तरीय साधकों के चेहरे पर कुरूपता थी। विश्व देवताओं और अराजकता अमरात्माओं का उच्च पद था। उनमें से कितने स्वेच्छा से किसी दूसरे के दास बनेंगे। समस्या ये थी कि अगर वे मना करते तो उनकी मृत्यु हो जाती। जी निंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, किसी भी विश्व देवता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। उसके आगे झुकना पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं था। ये शपथ, ये बहुत सख्त है लेकिन जब उन 34 लोगों ने शपथ देखी तो वे दंग रह गए। एक बार यह शपथ लेने के बाद वे पुनर्तः गुलाम बन जाते और उन्हें निंग की पूरी निष्ठा से सेवा करनी होती। दरअसल उन्हें उससे झूठ बोलने की भी इजाजत नहीं थी। ये सबसे कठोर शपथों में से एक थी। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि 1000 अराजकता चक्रों के बाद उन्हें आजादी मिलेगी। हजारों अराजकता चक्र, यह अविश्वसनीय रूप से लंबा समय था। कितने साधक इतने लंबे समय तक जीवित रह पाते? निंग ने एक नजर उन पर डाली। दरअसल वह उन सबको मार डालने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने दोबारा सोचा क्योंकि कुछ छोटी मोटी जिम्मेदारियों के लिए नौकरों या गुलामों की जरूरत हमेशा रहती है, जिनके लिए उसके पास समय ही नहीं होता। इसके अलावा जब वह साहसिक कार्यों पर निकलता था तो कुछ खतरनाक जगहें होती थीं जहां वह उनका इस्तेमाल अपनी तलाश के लिए कर सकता था। अगर उनमें से कुछ इतने भाग्यशाली होते कि 1000 अराजकता चक्रों तक जिंदा बच जाते तो उसके लिए उन्हें छोड़ देना भी ठीक होता। हजारों अराजकता चक्र, निंग कल्पना भी नहीं कर सकता था कि तब तक उसकी शक्ति किस स्तर तक पहुंच चुकी होगी। असंभव, एक गलत कदम और सब कुछ बेकार। कई विश्व स्तरीय साधकों ने सिर उठाकर आह भरी। उनकी सच्ची आत्माएं तुरंत ही नष्ट हो गईं और वे वहीं मर गए। मैंने गलत रास्ता चुना है, मुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे। भूल जाओ, भूल जाओ। अंत में उनमें से 5 ने आत्महत्या का रास्ता चुना। निंग ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई। बाकी 29 ने सिर झुकाकर निंग के दास बनने का फैसला किया। उन्हें लग रहा था कि यह अतुलनीय रूप से भयानक विश्वदेव भविष्य में संभवतः एक डाउलॉर्ड बन जाएगा। वे एक डाउलॉर्ड के सेवक और दास बनने को तैयार थे। फुफ, निंग ने अपना हाथ हिलाया और इन 29 विश्व स्तरीय दासों को स्वीकार किया। पुस्तक 26, अध्याय 57, डाउलॉर्ड बेटर ड्रैगन। ईस्ट स्मोक शाखा का शाखा प्रमुख, विश्व देवता मिस्टर ड्रैगन, ईस्ट स्मोक शाखा के मुख्य महल में छिपा रहा। वह ये सब होते हुए देखता रहा और उसे उनके प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं हुई। इसके बजाय वह जश्न मना रहा था। शुक्र है कि मेरे मुख्य महल की रक्षा करने वाली दीवारें ज्यादा मजबूत हैं। हालांकि यह सफेद वस्त्रधारी बालक शक्तिशाली है, फिर भी वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जल्द ही मेरा बड़ा भाई आ जाएगा। तब तक विश्व देवता मिस्टर ड्रैगन को अपने बड़े भाई पर बहुत भरोसा था। फुफ, नींद अचानक प्रकाश की एक किरण में बदल गई, पहाड़ से दूर उड़ गई और एक बार फिर मुख्य महल की ओर बढ़ गई। वह वापस आ रहा है। ईस्ट स्मोक नेता बुरी तरह डर गया। वह वापस क्यों आ रहा है? क्या उसके पास और भी जबरदस्त तरकीबें हैं? ईस्ट स्मोक नेता का दिल घबरा गया। वह जानता था कि अगर उसके पास ये बाधाएं न होती और उसे अकेले ही निंग का सामना करना पड़ता तो शायद वह एक भी वार नहीं झेल पाता। ब्लूग्रेस संप्रदाय का प्रभाव क्षेत्र और उसका भूभाग काफी बड़ा था। उसकी 9 शाखाएं उसके क्षेत्र के 9 अलग अलग कोनों में स्थित थीं और यहाँ तक कि डाउलॉर्ड बेटर ड्रैगन जैसे व्यक्ति को, जो प्रकाश की गति से लगभग दोगुनी गति से उड़ता था, वहाँ पहुँचने में लगभग एक पूरा दिन लग जाता था। विश्व देवता मिस्टर ड्रैगन को कम से कम एक दिन और रुकना था। तब तक उसका बड़ा भाई डाउलॉर्ड आ जाएगा और वह सुरक्षित हो जाएगा। बाहर आओ। निंग जैसे ही मुख्य महल के सामने उतरा, उसके पीछे एक गहरे लाल रंग का लॉकी प्रकट हुआ। यह एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी थी। लॉकी ने तुरंत जलधुएं वाली बिजली और अग्नि मेघ बिजली उगल दी और दाव बिजली की 2 शक्तिशाली धारियां तुरंत अवरोधी मंत्रों पर प्रहार करने लगीं, जिससे 2 सबसे बाहरी परतें टूट गईं। मुझे आशा है कि यह इसे तोड़ देगा। निंग ने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की। एक बार फिर 6 बैंगनी रत्नों को धारण करते हुए उसने मुख्य महल पर उग्र रूप से हमला करना शुरू कर दिया। धमाका, धमाका, धमाका। मुख्य महल विस्फोटों की आवाज से गूंज उठा। हालांकि निंग को अब दाव बिजली की मदद मिल रही थी, फिर भी वह केवल 7 अवरोधों को ही तोड़ पाया।
8वां और अंतिम अवरोध अखंड रहा और वह सबसे मजबूत अवरोध था। तुम इसे तोड़ नहीं सकते। ईस्ट स्मोक नेता ये देखकर ठंडी हंसी। और तुम भागने की बात तो भूल ही जाओ। हालांकि निंग अपने शाश्वत अस्त्रों से लगातार भयंकर प्रहार करता रहा। उसकी दाव बिजली स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा से लगातार भरती रहती थी और इस प्रकार वह भी बिना रुके आक्रमण करने में सक्षम थी। देखते हैं वह कब तक हमला कर पाता है। उसे तो भारी मात्रा में दैवीय शक्ति लगानी पड़ रही होगी, लेकिन मैं इन सुरक्षात्मक अवरोधों को बनाए रखने में बहुत कम अमर ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ। ईस्ट स्मोक नेता ठंडे स्वर में मुस्कुराया। 2 घंटे बाद भी निंग बिना कोई ब्रेक लिए लगातार हमला कर रहा था। आखिर वो क्या रहा है? ईस्ट स्मोक नेता के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। इतने शक्तिशाली हमले करने के लिए उसे जरूर कोई बेहद शक्तिशाली दैवीय शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। इसमें एक सामान्य हमले से 1000 गुना ज्यादा दैवीय शक्ति खर्च होती होगी। वह इतनी देर तक कैसे चल सकता है? ये समझना जरूरी है कि इतनी बार टूटने और मरम्मत के बाद इन अवरोधों ने स्वयं ही अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा खर्च कर दी। हालांकि इस ऊर्जा का अधिकांश भाग अराजकता रत्नों और विश्व की निकाली गई प्राकृतिक ऊर्जा से आया था, फिर भी इसका एक छोटा सा हिस्सा संरचना के नियंत्रक से आया होगा। उनकी अमर ऊर्जा अवरोधों और संरचनाओं को सक्रिय रखने में सहायक रही। 2 घंटे बाद उसकी आधी से अधिक अमर ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। तो फिर लड़ते रहो, मैं टिक पाऊंगा। ईस्ट स्मोक नेता ने दांत पीसते हुए कहा। मेरे पास बहुत सारे अराजकता रत्न हैं। अगर मैं अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने अराजकता रत्नों का उपयोग करूं, तो मैं लंबे समय तक लड़ पाऊंगा। वह एक डाउलॉर्ड का भाई और एक शाखा का नेता था। स्वाभाविक रूप से उसके पास काफी अराजकता रत्न थे और मुख्य महल में भी अराजकता रत्नों का एक आपातकालीन भंडार था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संरचनाएं सक्रिय रहें। सच तो ये है कि निंग वाकई काफी ऊर्जा खर्च कर रहा था। हालांकि नीला फूल धुंध ऊर्जा का इस्तेमाल धीरे धीरे हो रहा था, फिर भी वह जितनी तेजी से उसे भर पा रहा था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से खत्म हो रही थी। अगर वह इसी तरह अधिकतम शक्ति वाले हमले करता रहा, तो शायद 6 घंटे बाद उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। हालांकि एक चीज जिसकी निंग के पास बिल्कुल कमी नहीं थी, वह थी खजाने और अराजकता रत्न। इसे जल्दी खत्म करने के लिए कुछ अराजकता रत्नों का इस्तेमाल करना ही काफी था। घंटों तक, 6 घंटे, 8 घंटे, निंग ने अपने उग्र हमले जारी रखे। निंग बीच बीच में कुछ अराजकता रत्नों को अपने जिंदन अराजकता क्षेत्र में खींच लेता और अराजकता रत्नों से शुद्ध आसुत अराजकता ऊर्जा को अवशोषित कर लेता। जहां तक ईस्ट स्मोक नेता की बात है, तो उसने स्वाभाविक रूप से निंग से बहुत पहले ही अराजकता रत्नों का उपयोग शुरू कर दिया था। मिस्टर ड्रैगन, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम बस अपनी सेना वापस ले लो और उसे जाने दो। परी किंगफेन पहले ही मुख्य महल की ओर उड़ चुकी थी। सच कहूं तो वह इस बात से काफी हैरान थी कि जी निंग इतने लंबे समय तक इतनी तीव्रता बनाए रखने में सक्षम थी। ये समझना होगा कि विश्व देवता जब पूरी शक्ति से आक्रमण करते थे, तो वे अपनी दिव्य शक्ति का अत्यधिक उपयोग करते थे। अगर वे अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए अराजकता रत्नों का उपयोग करने की कोशिश भी करते, तो भी वह पर्याप्त नहीं होता। ऊर्जा की पूर्ति के लिए अराजकता रत्नों का उपयोग कितनी तेजी से किया जा सकता था, इसकी एक सीमा थी। निंग बहुत धीमी गति से ऊर्जा खर्च करता था। यही वजह थी कि वह खुद को ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए अराजकता रत्नों का आसानी से उपयोग कर पाता था। जो लोग सचमुच लड़ने के लिए शक्तिशाली दैवीय क्षमताओं पर निर्भर थे, उनकी ऊर्जा आमतौर पर एक छोटी सी लड़ाई के बाद ही समाप्त हो जाती थी। अराजकता रत्नों के लिए उनकी ऊर्जा व्यय को पूरा करने का कोई तरीका नहीं था। तुम गद्दार हो। ईस्ट स्मोक नेता ठंडी हंसी हंसा। ये सब तुम्हारी लूट की कोशिशों की वजह से हुआ है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो यह मामला खत्म हो जाएगा, परी किंगफेन ने आग्रह किया। आखिरकार, वह मुख्य महल में घुसने में पूरी तरह असमर्थ है। मैं अवरोधक मंत्रों को सक्रिय रखने में लगभग कोई अमर ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा हूँ। अपने अराजकता रत्नों की बदौलत मैं बहुत लंबे समय तक चलता रहूंगा। जल्द ही मेरा बड़ा भाई आ जाएगा और उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में ईस्ट स्मोक का नेता कैसे हार मानने को तैयार हो सकता है? तो क्या हुआ अगर सफेद वस्त्र पहने वह बच्चा 12 महलों का सदस्य था? उसका बड़ा भाई भी 12 महलों का सदस्य था और डॉलॉर्ड ब्लूग्रेस का अनुचर था। ईस्ट स्मोक नेता को जरा भी डर नहीं लगा, और अगर यह बच्चा 12 महलों का सदस्य नहीं होता, तो उसका बड़ा भाई उसे आसानी से मार सकता था। बड़े भाई, गुस्से से हमलावर निंग ने उसकी तरफ देखा। अब तक निंग का पेट आग से भर चुका था। जिस किसी को भी इतने लंबे समय तक लगातार पूरी ताकत से हमले करने के लिए मजबूर किया गया हो, उसका पेट आग से भर ही जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही उसका बड़ा भाई खुद डाउलॉर्ड ब्लूग्रेस ही क्यों न हो। निंग अब सचमुच गुस्से में था। मिस्टर ड्रैगन, काले वस्त्र पहने डाउलॉर्ड बेटरड्रैगन तेज गति से बादलों के बीच से उड़ रहा था। उसकी घबराहट के कारण उसकी आंखों में रक्तिम प्रकाश की एक परत उभर आई थी। मिस्टर ड्रैगन, तुम्हें रुकना होगा। मेरे आने तक रुकना। वह सोच भी नहीं सकता था कि किस खतरे ने उसके छोटे भाई को संदेश तावीज को चकनाचूर करने और बचाव की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। मुख्य मुख्यालय से ईस्ट स्मोक शाखा तक उड़ान भरने में उसे पूरा 1 दिन लग जाता था। एक ही दिन में तरह तरह की घटनाएं घट सकती थीं। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। अगर कोई मेरे छोटे भाई को मार भी दे, मैं बेटरड्रैगन कसम खाता हूँ कि बदला लेने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा, अपनी जान तक दे दूंगा। डाउलॉर्ड बेटरड्रैगन की आंखों में खूनी चमक और भी भयावह हो गई। वे दोनों बचपन में साथ साथ पले बड़े थे, फिर साथ साथ साधना पथ पर चल पड़े थे। उन्होंने जीवन मरण के कई खतरों का भी साथ साथ सामना किया था। दोनों के बीच के रिश्ते को सिर्फ गहरा शब्द से बयां नहीं किया जा सकता।
मिस्टर ड्रैगन अनगिनत युगों से उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा था। अपने छोटे भाई की खातिर वह सचमुच अपनी जान तक देने को तैयार था। रुको, मेरा इंतजार करो। डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन तेज रफ्तार से आगे की ओर उड़ता रहा। एक पूरा दिन और पूरी रात बाद डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन आखिरकार ईस्ट स्मोक शाखा पहुंच गया। अब तक उसके छोटे भाई की जीवन पट्टिका, जिसे वह हर समय अपने साथ रखता था, अभी भी सुरक्षित थी। इसका मतलब था कि उसका छोटा भाई अभी भी जीवित था। फुफ, जब डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन भव्य प्रतिबंधात्मक संरचना में पहुंचा तो वह तुरंत जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, मुझे अंदर आने दो। बड़े भाई, ईस्ट स्मोक का नेता तुरंत बहुत खुश हुआ। दल के नियंत्रक होने के नाते वह काले वस्त्रधारी डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन के प्रवेश के लिए तुरंत एक छोटा सा रास्ता बनाने में कामयाब रहा। शाखा का माहौल तुरंत ही अजीब और भयावह हो गया। निंग, परी, किंगफेन और कई अन्य विश्व देवता, सभी को आभास हो गया कि उस संरचना में कुछ हुआ है। उन्होंने उस काले वस्त्रधारी आकृति को उड़ते हुए देखा और उससे निकलने वाली प्रचंड आभा से उन्हें आभास हो गया, ये वास्तव में एक डाउलॉर्ड की आभा थी। एक डाउलॉर्ड आया, वह डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन है। हमारे शाखा प्रमुख का बड़ा भाई आ गया है। अब उस हमलावर को मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। विभिन्न विश्व स्तरीय साधक आपस में गुप्त रूप से बातें कर रहे थे। निंग ने अपने बेकाबू हमले रोक दिए और काले वस्त्रधारी आकृति को घूरने लगा जो सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। इस काले वस्त्रधारी आकृति का चेहरा काफी ठंडा और भयावह था, जो ईस्ट स्मोक नेता के रूप रंग से काफी मिलता जुलता था। जब काले वस्त्र पहने डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन ने निंग को देखा तो वह तुरंत 12 महलों के पहचान पदक से लहरों को महसूस कर सका। डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन मुख्य महल में उड़ गया और महल के चारों ओर की सारी बाधाएं गायब हो गईं। जाहिर है, ईस्ट स्मोक के नेता को अपने बड़े भाई पर पूरा भरोसा था। जब डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन ने अपने छोटे भाई को देखा तो एक त्वरित और सावधानीपूर्वक स्कैन से पता चला कि वह बिल्कुल भी घायल नहीं था। बड़े भाई, यह विश्व स्तरीय साधक मेरी ईस्ट स्मोक शाखा में घुस आया। ईस्ट स्मोक शाखा के नेता विश्व देवता मिस्टर ड्रैगन ने निंग की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया, इसने न केवल मेरे दर्जनों विश्व स्तरीय साधकों के एक समूह को मार डाला, बल्कि एक दूसरे समूह का जबरन अपहरण करके उसे गुलाम बना लिया। वह मुझे मारना चाहता था। बड़े भाई, अब तक जो भी नाराजगी उसने महसूस की थी वह फूट पड़ी। जब उसका बड़ा भाई उसके साथ था तो उसे किससे डरना था? वाह! डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन ने अचानक अपनी हथेली से ईस्ट स्मोक नेता के चेहरे पर एक जबरदस्त वार किया। ईस्ट स्मोक नेता का चेहरा तुरंत मुड़ गया और विकृत हो गया। वह मुख्य महल की दीवारों से टकराकर दूर जा गिरा। धमाका! वह इतनी जोर से टकराया कि पूरा महल हिल गया। महल की दीवारें अब खून से लथपथ थीं। ईस्ट स्मोक नेता खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर बेरहमी से मुड़ा हुआ था। ईस्ट स्मोक नेता ने अविश्वास से अपने बड़े भाई को घूरने के लिए अपना सिर उठाया। तुमने इस साथी ताओवादी से अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी? डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन ने उसे घूरते हुए गुस्से से ये शब्द कहे। पुस्तक 26, अध्याय 58, संकल्प। बड़े भाई, ईस्ट स्मोक नेता अपने बड़े भाई को घूरते हुए हैरान था। उसे अपना सिर नीचे करके स्वीकार करना था कि वह गलत था। मैंने तुमसे कहा था, इस साथी ताओवादी से तुरंत माफी मांगो। डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसकी आवाज बहुत गहरी थी और वह एक एक शब्द गर्ज कर बोल रहा था। ईस्ट स्मोक नेता को ये बात नागवार गुजरी। अगर यह सफेद वस्त्रधारी बच्चा सचमुच 12 महलों का सदस्य था तो क्या हुआ? उसका बड़ा भाई भी तो एक सदस्य था। 12 महलों के सदस्यों के लिए एक दूसरे को मारना मना था। वह माफी क्यों मांगे? लेकिन डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन ने जिस तरह से बात की थी उससे ईस्ट स्मोक नेता को अंदाजा हो गया था कि उसका बड़ा भाई इस बार सचमुच नाराज है। वह बहुत पहले ही हर बात में अपने बड़े भाई की बात मानने का आदी हो चुका था। मैं गलत था। ईस्ट स्मोक नेता ने निंग की ओर सिर झुकाया। मुझे माफ कर दो साथी दाववादी, मैं बैटरड्रैगन हूँ। डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन ने निंग की ओर देखा और बहुत ही विनम्र भाव से बोला, मुझे पता था कि मेरे इस निकम्मे छोटे भाई ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुम्हें ठेस पहुंची होगी। साथी दाववादी, मैं तुम्हें इसके बदले में 50,000 घन अराजकता अमृत देने को तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे छोटे भाई साथी दाववादी को छोड़ दोगे। बोलते हुए उसने एक गोलाकार कंगन निकाला। इसमें अराजकता अमृत के 10,000 घन और 2 शाश्वत अस्त्र हैं। इसका कुल मूल्य 50,000 घन है। मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करने को तैयार होंगे साथी दाववादी। जैसे ही डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन बोला, कंगन सीधे निंग की ओर उड़ गया। निंग दंग रह गया। तुरंत माफी और उसके बाद 50,000 क्यूब कैओस अमृत। निंग जानता था कि यह व्यक्ति एक काले कवच वाला डाउलॉर्ड था जो सिर्फ एक छद्म संसार गोली की बदौलत उस स्तर तक पहुंचा था। वह आदमी वास्तव में धनी नहीं था। 50,000 घन शायद उसकी सारी दौलत का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, लेकिन यह निश्चित रूप से उसे चुभता होगा। निंग ने कंगन की ओर देखा। उसे स्वीकार करने की कोई जल्दी नहीं थी। इस शाखा के नेता ने पहले सू यूजी को मारने की कोशिश की थी, फिर खुद निंग को मारने की कोशिश की। हालांकि निंग ने कई विश्व स्तरीय साधकों पर कब्जा कर लिया था और मुख्य महल में लगभग घुसपैठ कर ली थी, फिर भी उस आदमी ने सिर झुकाने से इनकार कर दिया था और विशाल प्रतिबंधात्मक संरचना को सक्रिय रखने पर जोर दिया था ताकि निंग अपने बड़े भाई के आने की उम्मीद में वहां से न जा सके। अब तक निंग के मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा हो चुकी थी। क्या उसे बस एक छोटे से मुआवजे के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए था? हालांकि अब डाउलॉर्ड बैटरड्रैगन के यहाँ होने के कारण निंग शाखा प्रमुख का कुछ नहीं कर सकता था, फिर भी निंग कंगन लेने को तैयार नहीं था।
उसे स्वीकार करने का मतलब था कि मामला सुलझ गया। पूरे दिन की लड़ाई के बाद निन के सीने में जो गुस्सा भर गया था वह इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला था। अभी जीवन भर की शपथ ले लो। कंगन देने के बाद डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन ईस्ट स्मोक नेता को घूरने लगा। 1000 साल के अंदर तुम्हें हाई ड्रैगन पर्वत की यात्रा करनी होगी और वहाँ एक खनिक के रूप में 100 अराजकता चक्र बिताने होंगे। मैं देख सकता हूँ कि ईस्ट स्मोक नेता होने का घमंड तुम्हें पूरी तरह से अपने सिर पर सवार कर चुका है। तुम व्यवहार करने का सही तरीका पूरी तरह भूल गए हो। जाओ और अपने विचारों को ठीक करो। 100 अराजकता चक्रों के लिए मेरा। ईस्ट स्मोक नेता तुरंत क्रोधित हो गया। बड़े भाई, उसके चेहरे पर क्रोध और आक्रोश के भाव थे। क्या तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? अभी जीवन की शपथ लो। डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन दहाड़ा। ईस्ट स्मोक का नेता भी गुस्से में था। बड़े भाई, हम इस बदमाश से क्यों डरें? अगर वह 12 का सदस्य है तो क्या हुआ? वाह! डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन ने एक और जोरदार तमाचा मारा। इस बार ईस्ट स्मोक नेता पिछली बार से भी ज्यादा जख्मी हुआ। उसकी हथेली ने उसे पास की दीवार से टकराकर पूरी तरह से खून से रंग दिया। ईस्ट ब्रांच नेता धीरे धीरे दीवार से नीचे खिसक गया। उसने अपने बड़े भाई को घूरा। उसके चेहरे पर यह भाव देखकर डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन ने तुरंत गुस्से से मन ही मन संदेश भेजा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी चोट पहुंचाऊंगा? ईस्ट स्मोक नेता को धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन उसे सचमुच समझ नहीं आया। उसने जवाब दिया, लेकिन बड़े भाई, क्यों? वह तो बस एक विश्व स्तरीय साधक है। उसे 50,000 घन अराजकता अमृत देने से उसे पहले से ही उससे ज्यादा इज्जत मिल रही है जिसका वह हकदार है। और तुम मुझे 100 अराजकता चक्रों के लिए खनन के लिए भेजने वाले हो। हाई ड्रैगन पर्वत में खनन एक बेहद कठिन और उबाऊ जीवन है। हालांकि यह काफी सुरक्षित है, लेकिन कभी कभी यह खतरनाक भी होगा। ईस्ट स्मोक शाखा के नेता के रूप में वह प्रसिद्ध हाई ड्रैगन पर्वत के बारे में बहुत कुछ जानते थे। हाई ड्रैगन पर्वत ब्राइट शो साम्राज्य में स्थित नहीं था। यह अंतहीन प्रदेशों में कहीं और स्थित खतरनाक क्षेत्रों में से एक था। हालांकि ब्राइट शो साम्राज्य ने इस पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। हाई ड्रैगन पर्वत में युद्ध वर्जित था, जिससे यह एक अत्यंत सुरक्षित स्थान था। लेकिन हाई ड्रैगन पर्वत स्वयं कभी कभी कुछ खतरनाक चीजों और स्थानों को जन्म देता था। ऐसा होने पर भी खनिकों को खनन कार्य के लिए जाना पड़ता था। इस प्रकार कभी कभी कुछ हताहत होते थे, हालांकि अत्यंत दुर्लभ। और तुम यहाँ हो, बड़े भाई, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम भी 12 महलों के हो। ईस्ट स्मोक नेता ने मन ही मन कहा। तुम बेवकूफ हो। डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन ने समझाया। हाँ, हम दोनों 12 महलों के सदस्य हैं, लेकिन यह एक जैसा नहीं है। डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन ने अपने छोटे भाई की ओर देखा। देखो, मैंने अपनी सफलता इसलिए हासिल की क्योंकि मैंने छद्म संसार गोली का इस्तेमाल किया था। मैं एक काले कवच वाला डाउलॉर्ड हूँ, 12 महलों में सबसे निचले दर्जे का डाउलॉर्ड। डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन ने 12 महलों से जुड़े कुछ छिपे रहस्यों को मन ही मन समझाना शुरू किया। 12 महलों में कुछ बेहद डरावने डाउलॉर्ड हैं जो इतने शक्तिशाली हैं कि अनंत प्रदेशों के कई अन्य संगठन उनसे भयभीत हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उनकी हैसियत मेरे जैसी है, जो छद्म संसार गोली पर निर्भर होकर प्रथम चरण का डाउलॉर्ड बना और जो अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा? लेकिन वह अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बड़े भाई। ईस्ट स्मोक नेता को बात समझ आने लगी थी, लेकिन वह थोड़ा जिद्दी बना रहा। गलत, डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन ने मन ही मन कहा। तुम समझ नहीं रहे हो। 12 महलों के सदस्यों को आपस में लड़ने की मनाही है, लेकिन अगर किसी बात को लेकर कोई जबरदस्त दुश्मनी हो जाए तो महल के सदस्यों से पहले मध्यस्थता की उम्मीद की जाती है। अगर मध्यस्थता नाकाम रही तो नतीजा मौत तक का द्वंद्व होगा। ईस्ट स्मोक नेता तुरंत उत्तेजित हो गया। उसने मन ही मन कहा, तो उसे तुमसे डरना चाहिए, है ना? मौत के द्वंद्व में वह तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता है? फिर से गलत। मैं एक काले कवच वाला डाउलॉर्ड हूँ जो छद्म संसार गोली के कारण ही इस स्तर तक पहुंचा है। मैं उसे मौत के द्वंद्व युद्ध के लिए कैसे मजबूर कर सकता हूँ? डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन ने मन ही मन कहा। आमतौर पर 12 महलों के महल के स्वामी या उपमहल के स्वामी ही मध्यस्थता के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं उनके फैसले को अस्वीकार करने का साहस कर सकता हूँ? मेरे भविष्य की कोई संभावना नहीं है और मेरी स्थिति निम्न है, लेकिन इस डार्कनॉर्थ को विश्व स्तर पर 12 महलों में सीधा प्रवेश दिया गया है। उसके भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। एक बार जब वह अपनी सफलता हासिल कर लेगा तो वह जल्दी ही दूसरे चरण के डाउलॉर्ड के शक्ति स्तर तक पहुंच जाएगा। वास्तव में वह उससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन ने सिर हिलाया। मेरे जैसे लोग आमतौर पर ज्यादा ताकतवर डाउलॉर्ड्स के अनुचर बनकर रह जाते हैं। हम तो बस सेवक हैं। डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन ने आह भरी। छोटे भाई, तुम्हें समझना होगा कि 12 महलों में मेरे जैसे लोगों को छद्म संसार गोलियों के सेवन के कारण नीची नजर से देखा जाता है। दूसरे डाउलॉर्ड्स मेरे प्रति सिर्फ इसलिए विनम्र हैं क्योंकि मैं डाउलॉर्ड ब्लूग्रेस का अनुचर हूँ और वे उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। ईस्ट स्मोक नेता हैरान रह गया। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसका बड़ा भाई 12 महलों से जुड़े मामलों पर उससे शायद ही कभी चर्चा करता था। बात तो समझ में आती है। हमारे जैसे लोग अब कभी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने छद्म संसार गोलियों का इस्तेमाल किया। फिर एक डाउलॉर्ड बनकर पहले कदम से दूसरे कदम तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन। डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन ने मन ही मन कहा। इसीलिए मैं तुम्हारे और उसके बीच के मामले को सुलझाने की कोशिश करना चाहता था, वरना भले ही वह तुम्हें मार न सके, लेकिन एक बार डाउलॉर्ड बन जाने के बाद उसके पास तुमसे निपटने के ढेरों तरीके होंगे। डाउलॉर्ड बैटर ड्रैगन ने अचानक पूछा। ओह ठीक है,
आखिर तुम दोनों के बीच समस्या क्या है? सच कहूं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास फ्लिमफेई नाम की एक अनुचर है। ईस्ट स्मोक नेता अपने बड़े भाई से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने ईमानदारी से उसे पूरी बात बता दी। अरे मूर्ख, वह अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करके 300 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधकों की दिव्य इंद्रिय को कुचलने में कामयाब रहा। 12 महल भी शायद ही इतनी ताकतवर विश्व स्तरीय साधकों को भर्ती कर पाते हों। तुम इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो कि उसके जैसे संकी को नाराज कर दो? डाओ लॉर्ड बैटरड्रैगन जो सुन रहा था उससे एक बार फिर क्रोधित हो गया। लेकिन चलो अब इस बात को छोड़ देते हैं। उसने उग्र रूप से सेना पर हमला किया और मुख्य महल की रक्षा करने वाली 8 में से 7 बाधाओं को तोड़ने में कामयाब रहा। उसकी ताकत को देखते हुए तुम्हें बस प्रतिबंधात्मक सेना को रद्द कर देना चाहिए था और उसे जाने देना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे पूरे दिन और रात अपने साथ लड़ने पर मजबूर किया। और क्या उसने सचमुच बिना आराम किए पूरे दिन और रात हमला किया? हाँ, उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। ईस्ट स्मोक नेता को डर लगने लगा था। क्या वह इतनी देर तक पूरी ताकत से हमला कर सकता था? डाओ लॉर्ड बैटरड्रैगन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी जानलेवा आभा बिखेर रहा है। यहाँ पहुँचते ही मुझे उसकी हत्या करने की इच्छा का आभास हो गया था। जब मैंने उसे वह कंगन दिया तो उसने उसे स्वीकार नहीं किया। उफ, जब से मैं डाओ लॉर्ड बना हूँ और तुम्हें ईस्ट स्मोक का नेता बनने दिया है, तुम पूरी तरह से आत्ममुग्ध हो गए हो। अगर तुम इसी तरह जल्दबाजी करते रहे, अगर इस बार बच भी गए, तो भी तुम्हारे आगे बहुत कम जिंदगी बचेगी। मुझे क्या करना चाहिए? ईस्ट स्मोक नेता ने अपने बड़े भाई की ओर देखा। मेरी चिंता ये है कि यह डार्कनॉर्थ एक ऐसा आदमी है जो द्वेष रखता है। डाओ लॉर्ड बैटरड्रैगन समझाता है, तुरंत ही हाई ड्रैगन पर्वत पर जाने की शपथ ले लो। हाई ड्रैगन पर्वत हेगेमॉन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वहीं उसकी खदानें हैं। वहां कोई भी तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब से 100 अराजकता चक्रों के बाद यह मामला इतिहास बन जाएगा। अगर 100 अराजकता चक्रों के बाद भी वह द्वेष रखता है तो जाहिर है कि यह उसके लिए एक समस्या होगी। मेरे पास डाओ लॉर्ड ब्लूग्रेस से हस्तक्षेप करने और मदद करने के लिए कहने का एक बहाना होगा। ईस्ट स्मोक शाखा के नेता को अब पूरी बात समझ आ गई थी। उसे अब एहसास हो गया था कि उसका बड़ा भाई भी 12 महलों में एक छोटे से मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर यह डार्कनॉर्थ बदला लेने वाला किस्म का है तो भविष्य में उसे वाकई मुश्किल में पड़ना पड़ेगा। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ, मैं गलत था और लालच ने मेरे दिल को काला कर दिया। ईस्ट स्मोक नेता ने नींद की ओर देखा। उसने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया, फिर तुरंत एक गंभीर शपथ ली। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ कि मैं मिथ्रेगन 1000 साल के अंदर हाई ड्रैगन पर्वत पर जाऊंगा। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ के प्रति अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं वहाँ एक खनिक के रूप में 100 अराजकता चक्र बिताऊंगा। अगर मैं इस शपथ का उल्लंघन करता हूँ तो मेरी सच्ची आत्मा चकनाचूर हो जाए और मेरा दाव लुप्त हो जाए। निंग आश्चर्यचकित रह गया। दरअसल उसे डाओ लॉर्ड बैटरड्रैगन की कोई खास चिंता नहीं थी क्योंकि निंग के पास तो पहले से ही काले कवच वाले डाओ लॉर्ड जितनी शक्ति थी। दोनों पहले से ही एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन निंग तो बस विश्व स्तर पर था। फिर भी निंग समझ गया था कि डाओ लॉर्ड बैटरड्रैगन के यहाँ होने से निंग के लिए ईस्ट स्मोक नेता के साथ कुछ भी करना बेहद मुश्किल होगा। डाओ लॉर्ड के लिए उपहार देना और माफी मांगना एक बात थी, लेकिन शाखा नेता अब हाई ड्रैगन पर्वत पर खनन में 100 अराजकता चक्र बिताने की कसम खा रहा था। 100 अराजकता चक्र एक बहुत लंबी अवधि थी। कई साधक ऐसे थे जो इतनी उम्र तक भी नहीं जी पाते। निंग समझ सकता था कि डाओ लॉर्ड बैटरड्रैगन सचमुच अपने इस छोटे भाई की परवाह करता था। तो फिर इस मामले को यहीं खत्म होने दो। निंग ने कंगन स्वीकार कर लिया, मानो प्रस्तावित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हो। मैं अब यहाँ और नहीं रहूंगा, अलविदा। निंग तुरंत मुख्य महल से बाहर चला गया। निंग को कंगन और निंग को स्वीकार करते देख डाओ लॉर्ड बैटरड्रैगन ने राहत की सांस ली। आखिरकार इस मामले को शामिल कर लिया गया था। मुख्य महल के बाहर निंग ने परी किंगफेन को देखा। परी किंगफेन, निंग ने उसकी ओर देखा, फिर अपना हाथ हिलाया और उसकी ओर एक संदेश ताबीज भेजा। परी किंगफेन संदेश ताबीज को घूरती रही। यह मामला निपट चुका है और मुझे विश्वास है कि डाओ लॉर्ड बैटरड्रैगन इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। फिर भी अगर भविष्य में तुम्हें कोई समस्या आए तो तुम इस ताबीज को तोड़ देना और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा, निंग ने कहा। परी किंगफेन ने इस बार सचमुच फ्लेमफेई की मदद की थी। ठीक है, परी किंगफेन ने सिर हिलाया और अपनी उंगलियां ताबीज पर फेरने लगी। निंग आसमान में उड़ता हुआ दूर तक एक रोशनी की किरण में बदल गया। भव्य प्रतिबंधात्मक संरचना बहुत पहले ही हट चुकी थी और निंग जल्द ही क्षितिज में बादलों में गायब हो गया। परी किंगफेन निंग को जाते हुए देख रही थी। उसकी उंगलियां अनजाने में ताबीज पर कस रही थीं। वह मन ही मन बुदबुदाई, अगर अभी मैं उससे कहती कि मैं उसकी अनुचर बनना चाहती हूँ तो शायद वह मान जाता, है ना? शायद मेरी साधना का मार्ग और मेरा भाग्य दोनों पूरी तरह बदल जाते। साधना का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसे व्यक्ति को स्वयं चुनना होता है। कोई और आपके लिए ये चुनाव नहीं कर सकता और अलग अलग विकल्पों के अलग अलग परिणाम होंगे। डाओ लॉर्ड बैटरड्रैगन मुख्य महल के द्वार पर खड़ा था। निंग को गायब देखकर उसने राहत की सांस ली। फिर वह अपने छोटे भाई की ओर देखने लगा। उसने तुरंत कहा, जल्दी करो और अपनी तैयारी करो। मैं तुम्हें आज ही यहाँ से भेज रहा हूँ। तुम अभी हाई ड्रैगन पर्वत जा रहे हो आज। ईस्ट स्मोक नेता एक पल के लिए झिझका, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तैयारी करने जाता हूँ। ये कहते हुए वह तुरंत मुड़ा और अपना सामान समेटने चला गया। डाओ लॉर्ड बैटरड्रैगन ने मन ही मन सोचा, ये डार्कनॉर्थ वाला दुष्ट पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला तो नहीं लग रहा। शायद यह मामला सचमुच खत्म हो गया है।
फिर भी डाउल और बैट ड्रैगन ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। सब अच्छा ही होगा, हाई ड्रैगन पर्वत उसके स्वभाव को शांत करने में मदद करेगा। फिर भी ये सच है कि यह जगह कभी कभी खतरनाक हो सकती है। मैं जाकर ओवरसियर बनने का अनुरोध करूंगा। मैं गुप्त रूप से उसकी देखभाल करूंगा। हाई ड्रैगन पर्वत में खनन कार्यों की देखरेख का जिम्मा ओवरसियरों को सौंपा गया था। इस तरह का उबाऊ काम लगभग हमेशा काले वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड्स ही करते थे। ज्यादा ताकतवर डाउनलॉर्ड्स सभी साहसिक कार्यों में लगे होते थे। उनमें से कोई भी यह काम करने को तैयार नहीं होता था, लेकिन मुझे गुप्त रूप से उसकी मदद करनी होगी। मैं उसे बता नहीं सकता। डाउलॉर्ड बैट ड्रैगन ने अपना फैसला सुनाया। अब जब मामला सुलझ गया था, निंग और सू यूजी अपने उड़ने वाले जहाज में आगे बढ़ने लगे। 12 महलों तक पहुंचने से पहले उन्होंने 5 महीने उड़ान भरी। बहुत सुंदर। सू यूजी ने उड़ते जहाज के अंदर से आसपास के दृश्य को देखा। निंग भी दूर तक देखता रहा। क्षितिज के किनारों पर 12 विशाल महल हवा में मंडराते दिखाई दे रहे थे। उनके बीच में एक धुंधली काली गुफा थी। वे 12 महल असल में 12 महल थे। वे एक दूसरे के काफी करीब दिख रहे थे, लेकिन असल में वे सभी महल अंतरिक्ष की कई परतों से अलग थे। वे वास्तव में एक दूसरे से कई खरबों किलोमीटर दूर थे, लेकिन सर्वशक्तिमान हेगेमॉन इतना शक्तिशाली था कि वह उन्हें ऐसा दिखा सकता था मानो वे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास स्थित हों। ये 12 महल मिलकर ब्राइट शो साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली संरचना बनाते थे। यहाँ तक कि शाश्वत सम्राट भी बिना अनुमति के 12 महलों में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकते थे। तलवार महल की ओर। निंग हंसा। स्वूश। उड़ता हुआ जहाज तेजी से तलवार के महल की दिशा की ओर बढ़ने लगा। पुस्तक 27, अध्याय 1, तलवारबाज। तलवार का महल अविश्वसनीय रूप से विशाल था। यह एक विशाल द्वीप महाद्वीप जैसा था जो हवा में तैर रहा था, अनगिनत इमारतों से भरा हुआ था और तलवार की आभा बिखेर रहा था, जिससे जी निंग अवाक रह गई। तलवार महल के बाहर कई काले कवचधारी दावलॉर्ड गश्त पर तैनात थे। साथ ही दाववादी काले कवच वाले दावलॉर्ड ने निंग के पदक को महसूस किया और तुरंत उसकी ओर दौड़ा। फिर काफी विनम्र तरीके से कहा, क्या ये तलवार महल की आपकी पहली यात्रा है? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। मेरा नाम फूदान है। साथ ही दाववादी, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूं। काले कवच वाला दावलॉर्ड इतना विनम्र था कि मानो वह विनम्रता से पेश आ रहा हो। उसने सू यूजी की तरफ देखा। ये देखकर कि सू यूजी स्पष्ट रूप से तलवार महल की सदस्य नहीं थी, उसने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं डार्कनॉर्थ हूँ, निंग ने कहा। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई डार्कनॉर्थ, आप अपनी पहली ही यात्रा में एक पहचान पदक लेकर हमारे पास आए हैं। क्या आप एस्ट्रल द्वीप समूह से हैं? काले कवचधारी दावलॉर्ड ने आगे बढ़ते हुए पूछा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। एस्ट्रल द्वीप समूह से हमारे तलवार महल में एक नया प्रवेशक। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आप अद्भुत हैं। काले कवचधारी दावलॉर्ड हंसा। अब तक वे 3000 मीटर चौड़े एक पत्थर के रास्ते पर पहुंच चुके थे। ये रास्ता सीधे तलवार महल के मुख्य द्वार की ओर जाता था। विशाल द्वार के ठीक ऊपर 2 शब्द थे जो जोरदार और स्पष्ट शब्दों में लिखे थे, तलवार महल। ये 2 शब्द इतनी गहरी तलवार इच्छा से उड़ रहे थे कि पूरा तलवार महल भर गया, फिर आसमान में ऊपर की ओर उड़ गया। महल के चारों ओर तय किए हुए स्पेस टाइम की कई परतें भी उसे रोक नहीं पा रही थीं। निंग इसे देखकर दंग रह गया। इन दोनों किरदारों में तलवारबाजी का ऐसा जबरदस्त अंदाज था कि उन्हें सुलेख का सबसे भयानक नमूना कहा जा सकता था जो उसने कभी देखा था। ये 2 शब्द हमारे तलवार महल के पहले महल स्वामी सम्राट विंस्नो द्वारा छोड़े गए थे, काले कवचधारी दावलॉर्ड ने कहा। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई डार्कनॉर्थ, क्या आपको नए महल की स्थापना के लिए आवश्यक नियमों के बारे में बताया गया है? नया महल बनवाएं? निंग उलझन में था। उसने सच में ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। काले कवचधारी दावलॉर्ड फूडान ने समझाया, बहुत समय पहले सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने ब्राइट शो साम्राज्य की स्थापना की थी और अपने डाउनलॉर्ड्स को विकसित करने में बहुत समय और प्रयास लगाया था। उस समय 12 महलों का अस्तित्व नहीं था। जैसा कि सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने कहा था, किसी को अपना नया महल स्थापित करने से पहले एक शाश्वत सम्राट के बराबर का बलवान होना आवश्यक था। काले कवचधारी दावलॉर्ड ने आगे कहा, सम्राट विंस्नो ब्राइट शो साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक प्रमुख शक्तियों में से एक थे। जब वे केवल एक डाउनलॉर्ड थे, तब भी वे एक अत्यंत तेजस्वी व्यक्तित्व थे जो किसी भी शाश्वत सम्राट की बराबरी करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। उन्होंने तलवार महल की स्थापना की और उसके पहले महल स्वामी बने। बाद में वे अपने दावमज में सफल हुए और शाश्वत सम्राट बने, और इसी दौरान उन्होंने महल के द्वारों पर लटके तलवार महल शब्दों को फिर से लिखा। जैसा कि सम्राट ने एक बार कहा था, उन दोनों पात्रों में तलवार के दाव का सार समाहित है जिसका उपयोग उन्होंने शाश्वतता प्राप्त करने के लिए किया था। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी महल बनते गए। अब तक ब्राइट शो साम्राज्य में कुल 12 महल हो गए थे। अंततः ऐसे कई साधक हुए जो शाश्वत सम्राटों के समकक्ष थे या उन्हें मार भी सकते थे। हालांकि ये वर्तमान 12 महल अधिकांश साधना पथों को समाहित करते थे और इस प्रकार एक नया महल स्थापित हुए बहुत लंबा समय हो गया था। निंग इसका एक अच्छा उदाहरण था। उसका मार्ग तलवार के ताव का था और इसलिए यदि वह भविष्य में शाश्वत सम्राट भी बन गया तो भी वह तलवार महल का ही हिस्सा होगा। नए महल की स्थापना की न तो कोई आवश्यकता थी और न ही कोई अर्थ। ये तलवार का वह दाव है जिसका इस्तेमाल उसने अनंत काल पाने के लिए किया था। निंग ने उन पात्रों को घूरने के लिए अपना सिर उठाया। मुझे ये समझ में नहीं आया, सू यूजी ने धीरे से कहा। मुझे भी नहीं, निंग हंसा। तलवार के इस दाव में जो इरादा और इच्छा शक्ति है उसे हम जैसे लोग समझ नहीं सकते।
इसमें और हम में बहुत बड़ा अंतर है। शायद जब हम तीसरे या चौथे चरण के दाव लॉर्ड बनेंगे तो हम वापस आकर इसके रहस्यों की जांच कर सकेंगे। तीनों बातें करते और हंसते हुए आगे बढ़ते रहे। इस चौड़े पत्थर के रास्ते पर कई अन्य साधक भी चल रहे थे जो सभी विश्व स्तरीय साधक थे। हालांकि वे काफी फैले हुए थे, फिर भी रास्ता इतना लंबा और चौड़ा था कि निंग ने अनुमान लगाया कि उसने कम से कम 10,000 लोगों को देखा होगा। मैं फिर से क्यों असफल हुआ? 100 अराजकता चक्र फिर से असफल होने के लिए। आहा, दूर से एक किसान की बेतहाशा हंसी की आवाज आ रही थी, जो या तो आंसुओं से हंस रहा था या फिर हंसी से रो रहा था। वह बिल्कुल पागल लग रहा था। ये कौन है? निंग हैरान था। दाव लॉर्ड फुदान ने अपना सिर हिलाया। ये सभी विश्व स्तरीय साधक हैं जो तलवार महल में शामिल होने के लिए परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं। आप जैसे लोगों को छोड़कर जिन्हें औपचारिक निमंत्रण दिया जाता है। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ, जो साधक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें आमतौर पर कई स्तरों की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये सभी यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और एक निश्चित शक्ति स्तर तक पहुँचने के बाद वे परीक्षाओं का सामना करेंगे। काश इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता। काफी समय बीत जाने के बाद इनमें से ज्यादातर को एहसास होता है कि उनके प्रवेश की कोई उम्मीद नहीं है और वे खुद ही चले जाएंगे। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। महल में जाने वाले इस रास्ते को तलवार मार्ग के नाम से जाना जाता है, दाव लॉर्ड फुदान ने कहा। विभिन्न परीक्षणों में भाग लेने वालों के अलावा यहाँ आने वाले अधिकांश विश्व स्तरीय साधक अपना समय यहाँ तलवार मार्ग पर बिताते हैं। उन्हें तलवार महल के किसी अन्य भाग में प्रवेश करने की मनाही है। वे तलवार मार्ग से आगे बढ़ते रहे। तलवार मार्ग 10,000 किलोमीटर लंबा था और रास्ते में उन्हें कई विश्व स्तरीय साधक मिले। जब इन साधकों ने निंग को देखा तो कई लोगों को अपनी ईर्ष्या को छिपाना मुश्किल हो गया। एक काले कवचधारी दाव लॉर्ड का निंग के साथ इतने सम्मान और शिष्टाचार से पेश आना तलवार महल का औपचारिक सदस्य होना था। धमाका, टकराना, अचानक दूर से विस्फोटों की आवाजें आने लगीं। निंग ने आश्चर्य से देखा। क्या ये कोई द्वंद्व युद्ध है? गौर से देखने पर उसने देखा कि एक लाल बालों वाला आदमी एक बड़ी तलवार लिए 6 भुजाओं वाले प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा था। लाल बालों वाले उस आदमी के बाल बिखरे हुए थे और वह आराम से खड़ा होकर अपने हमले शुरू कर रहा था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी पूरी ताकत से जादुई खजानों से वार कर रहा था। अफसोस, ये तो मानो चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो। दूसरा व्यक्ति लाल बालों वाले आदमी को कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन हर वार के साथ लाल बालों वाला आदमी अपने आसपास के स्थान को किसी मधुर गीत की तरह हिला पा रहा था। हालांकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को बार बार पीछे धकेलने में कामयाब रहा, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी घायल भी नहीं हुआ। निंग का चेहरा देखते ही पीला पड़ गया। कैसी भयानक तलवारबाजी! ये तलवारबाजी वाकई उसकी अपनी तलवारबाजी से कहीं बेहतर थी। एस्ट्रल द्वीप समूह में शायद सिर्फ बर्टुलू ही इस आदमी से ज्यादा कुशल होगा। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाइल्डफायर द्वंद्व युद्ध कर रहा है, दाव लॉर्ड फुदान ने कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाइल्डफायर? निंग हैरान था। फुदान एक दाव लॉर्ड था। लाल बालों वाला वह आदमी चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वह तो विश्व स्तर का ही था। फुदान ने निंग को कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई कहकर संबोधित किया, लेकिन इस आदमी को वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाइल्डफायर कहकर संबोधित किया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाइल्डफायर हमारे तलवार महल के 6 शक्तिशाली तलवार सरदारों में से एक है, दाव लॉर्ड फुदान ने तुरंत समझाया। 6 तलवार सरदार? वे सभी विश्व स्तरीय साधक हैं, है ना? निंग हैरान था। तलवार महल में कुल मिलाकर 100 से ज्यादा संसार दाव लॉर्ड और 200 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक हैं, दाव लॉर्ड फुदान ने कहा। ये 200 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक कई वर्षों में एकत्रित हुए हैं। ये तलवार के दाव के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें ब्राइट शो साम्राज्य ने भर्ती किया है। ब्राइट शो साम्राज्य एक शीर्ष स्तरीय शक्ति थी जो दाव गठबंधन के समकक्ष थी। केवल सबसे तेजस्वी, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली विश्व स्तरीय तलवारबाज ही इसमें शामिल हो सकते थे और केवल लगभग 200 को ही प्रवेश दिया गया था। इन 200 में से केवल उन्हीं को तलवार पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त है, दाव लॉर्ड फुदान ने कहा। विश्व स्तरीय साधक 200 से ज्यादा हैं, लेकिन तलवार प्रभु केवल 6 हैं। हालांकि वे केवल विश्व स्तरीय हैं, फिर भी तलवार प्रभु उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वे दाव लॉर्ड के साथ करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आमतौर पर पहले चरण के कुछ कमजोर दाव लॉर्ड को मारने में सक्षम होते हैं। पहले कदम के दाव लॉर्ड्स को मार डालो। निंग ने आराम से दिखने वाले लाल बालों वाले आदमी को आश्चर्य से देखा। एक विश्व स्तरीय साधक जो प्रथम चरण के दाव लॉर्ड को मार सकता है, किसी से लड़ने में सक्षम होना और किसी को मारने में सक्षम होना, ये 2 पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। एस्ट्रल द्वीप समूह में शायद केवल बर्टुलू ही अपने असली रूप में पहले चरण के दाव लॉर्ड को मारने में सक्षम होगा, लेकिन तलवार महल में वास्तव में 6 व्यक्ति ऐसे थे जो ऐसा करने में सक्षम थे। वे बहुत पहले ही संसार दाव लॉर्ड बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी तलवारबाजी अभी भी निखर रही है। दाव लॉर्ड फुदान ने आह भरी। वे सभी अपनी तलवारबाजी को निखारने में लगे हैं। वे दाव लॉर्ड बनने से पहले अपनी तलवारबाजी को पूरी तरह से निखारना चाहते हैं। आखिरकार तलवारबाजी का दाव जितना ज्यादा निखरेगा, दाव लॉर्ड के रूप में वह उतना ही मजबूत होगा। निंग ने सिर हिलाया। बर्टुलू एक ऐसे व्यक्ति का अच्छा उदाहरण था जिसकी अंतर्दृष्टि इतनी ऊंची थी कि अपना असली रूप प्रकट किए बिना भी वह अपने 2 युद्ध हथौड़ों से निंग पर हावी हो सकता था।
अपनी गहन अंतर्दृष्टि के कारण एक बार डाउनलॉर्ड बन जाने पर वह शायद तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड्स की बराबरी कर सकता था। स्पष्ट रूप से तलवार महल के 6 अत्यंत प्रतिभाशाली तलवार लॉर्ड सभी महान महत्वाकांक्षा वाले लोग थे। मेरी तलवारबाजी इतनी भी नहीं कि मैं डाउनलॉर्ड बन सकूं। हालांकि ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाइल्डफायर अपनी तलवारबाजी से बहुत पहले ही डाउनलॉर्ड बन सकता था और तब से वह और भी बेहतर होता गया है। निंग दंग रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी तलवारबाजी मेरी तलवारबाजी से इतनी बेहतर है। अगला, अचानक लाल बालों वाले आदमी की तलवार अचानक बाहर निकल आई। धमाका। उसके प्रतिद्वंद्वी को छूने से पहले ही अंतरिक्षीय ऊर्जा की अदृश्य परतें टूटकर उसके प्रतिद्वंद्वी को उड़ा ले गईं, जिससे वह कई किलोमीटर दूर उड़ गया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाइल्डफायर। उनके प्रतिद्वंद्वी ने जल्दी से धन्यवाद व्यक्त किया। दरअसल उन्हें अभी तलवार महल की परीक्षाएं पास करनी थी। उनके लिए वाइल्डफायर को वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कहना बेशर्मी का प्रदर्शन था, लेकिन ज्यादातर अन्य विश्व स्तरीय साधक भी इसी तरह व्यवहार करते थे। कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। फिर एक और विश्व स्तरीय साधक आगे आया और फिर उसने जंगल की आग से लड़ने के लिए अपनी सभी उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उन्हें एक हल्के से प्रहार से आसानी से कुचल सकता है। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह बच्चों को शिक्षा देने वाले किसी बूढ़े व्यक्ति जैसा है। वे सभी विश्व स्तर के हैं और उसके प्रतिद्वंदी असाधारण रूप से शक्तिशाली साधक हैं जो शाश्वत अस्त्रों का प्रयोग करते हैं और सर्वोच्च विश्व देवताओं के समान हैं, लेकिन वे उसकी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं लगते। तलवार महल ने वर्षों में जबरदस्त शक्ति अर्जित की है। पास ही खड़ा डाउनलॉर्ड फुदान हंसा। तलवार महल में प्रवेश करने के बाद आपको अपने कौशल में भी सुधार करना होगा। फिर भी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाइल्डफायर के स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार तलवार महल में 200 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक हैं, लेकिन केवल 6 को ही तलवार सरदार की उपाधि दी गई है। पुस्तक 27, अध्याय 2, तलवार साधकों के लिए एक पवित्र स्थान। जी निंग ने सु यूजी को अपने साथ आगे बढ़ाया, जबकि डाउलॉर्ड फुदान ने तलवार महल के भीतर लोगों और स्थानों का परिचय देना जारी रखा। धमाका। लाल बालों वाले उस आदमी ने तलवार के एक ही वार से अपने प्रतिद्वंद्वी को उड़ा दिया। तभी उसकी नजर जी निंग पर पड़ी और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वह जोर से हंसा। क्या ये हमारा कोई नया जूनियर प्रशिक्षु भाई है? मैं डार्कनॉर्थ हूँ। नमस्ते, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाइल्डफायर, निंग ने कहा। इससे बात समझ में आती है। मैंने हमारे तलवार महल में सभी के साथ मुकाबला किया है और सबको पहचानता हूँ। लाल बालों वाले आदमी ने जोर से साफ हंसी। जूनियर प्रशिक्षु भाई डार्कनॉर्थ, चूंकि आप नए आए हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन 2 दिन बाद मैं आपको ढूंढने जा रहा हूँ और आपके साथ एक छोटी सी प्रतियोगिता करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप मना नहीं करेंगे। मुझे इसे स्वीकार करने में खुशी होगी, निंग ने विनम्रता से कहा। जाओ, हम बाद में बात कर सकते हैं, लाल बालों वाले आदमी ने कहा। निंग ने सिर हिलाया। जैसे ही वे लाल बालों वाले व्यक्ति के पास से गुजरे, डाउलॉर्ड फुदान ने धीमी आवाज में कहा, 6 श्रेष्ठ तलवार सरदारों में से वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाइल्डफायर सबसे वीर और सीधे साधे हैं। उन्हें दूसरे साधकों से द्वंद्व युद्ध करना बहुत पसंद है और वे कमजोर साधकों को नीची नजर से नहीं देखते। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे दोस्ती करना आसान है और तलवार महल के अन्य विश्व स्तरीय साधकों की तुलना में वे ज्यादा मिलनसार हैं। निंग हंसा। वह समझ सकता था कि उसका वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाइल्डफायर कितना मिलनसार और सहज था। एक तलवार साधक जो किसी भी समय संसार डाउनलॉर्ड बनने के लिए सक्षम था, उसे अपने स्वभाव की स्पष्ट समझ होगी, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सम्माननीय हो या अपमानजनक। वाइल्डफायर स्पष्ट रूप से एक अत्यंत मिलनसार और सीधा सादा व्यक्ति था और उसकी तलवार भी ऐसी ही थी जो अपने सामने आने वाले सभी को खुले और स्पष्ट रूप से कुचल देती थी। अब हम प्राचीन पुस्तकालय जा रहे हैं। ये ठीक सामने है। डाउलॉर्ड फुदान ने एक बड़े प्राचीन दिखने वाले हॉल की ओर इशारा किया जो लकड़ी से बना था और समय के साथ पीला पड़ने लगा था। पूरा प्राचीन हॉल कई किलोमीटर तक फैला हुआ था और उसे देखकर ही निंग उसकी आभा की शक्ति का एहसास कर सकता था। प्राचीन पुस्तकालय तलवार महल के साथ ही बनाया गया था। ये बहुत लंबे समय से मौजूद है, डाउलॉर्ड फुदान ने बताया। निंग ने आश्चर्य से उसे देखा। प्राचीन पुस्तकालय के चारों ओर काले कवच पहने कई डाउलॉर्ड्स मौजूद थे। कुछ जमीन पर पद्मासन में बैठे थे, कुछ आराम कर रहे थे और शराब पी रहे थे, कुछ अपनी तलवारों का अभ्यास कर रहे थे। वहाँ 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई फुदान, निंग हैरान था। रास्ते में मैंने कई काले कवचधारी डाउलॉर्ड देखे। अगर हम अपने से पहले वाले को भी शामिल कर लें तो मैंने 200 से ज्यादा देखे हैं। लेकिन आपने तो बताया था कि पूरे तलवार महल में सिर्फ 100 संसार डाउलॉर्ड हैं। डाउलॉर्ड फुदान रुक गया। उसके चेहरे पर एक मिश्रित भाव उभर आया। मुझे समझाने दो, उसने आह भरी। तलवार महल में सभी साधक भाई जैसे हैं। हमारे बीच हैसियत के मामले में ज्यादा फर्क नहीं है। विश्व स्तरीय साधक जो वर्ग स्तरीय डाउनलॉर्ड से मिलते हैं उन्हें बस वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कहकर संबोधित करेंगे। निंग ने सिर हिलाया। तलवार महल एक ऐसी जगह थी जहां कुलीन तलवार साधक इकट्ठा होते थे। हर कोई एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करता था, लेकिन कुल मिलाकर समानता के बावजूद अभी भी कुछ अंतर हैं, डाउलॉर्ड फुदान ने कहा। तलवार महल में साधक आमतौर पर 2 अलग-अलग प्रकारों में विभाजित होते हैं। पहले प्रकार में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने संसार डाउनलॉर्ड बनने के लिए खुद पर और अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा किया।
6 तलवार लॉर्ड्स को उनके साथ वर्गीकृत किया गया है। भले ही वे वास्तव में संसार डाउनलॉर्ड्स नहीं हैं, क्योंकि वे जब चाहें तब सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उनमें अपार क्षमता है। एक बार सफलता प्राप्त करने के बाद वे पहले चरण के अधिकांश डाउनलॉर्ड्स से कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। यही कारण है कि संसार डाउनलॉर्ड्स भी इन तलवार लॉर्ड्स को समान मानते हैं। दूसरे प्रकार में अन्य विश्व स्तरीय साधक तथा हमारे जैसे काले कवचधारी डाउनलॉर्ड शामिल हैं। अंततः विश्व स्तरीय साधक अभी भी केवल साधक ही हैं जिनके पास आगे बढ़कर डाउनलॉर्ड बनने का मौका है। स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति कुछ कमतर है। जहां तक हम काले कवचधारी डाउनलॉर्ड्स की बात है, हम सभी छद्म संसार गोलियों के सेवन से इस स्तर तक पहुंचे हैं। हम हमेशा पहले चरण पर ही रहेंगे और आगे सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ तक कि कुछ असाधारण रूप से शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधक भी हैं जो हमसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। डाउनलॉर्ड फुदान ने अपना सिर हिलाया। कुछ संसार डाउनलॉर्ड्स हमें सबसे नीच समझते हैं। वे हमें वास्तविक सम्मान देने के बजाय क्षमतावान विश्व स्तरीय साधकों के प्रति दया दिखाना पसंद करते हैं। निंग चुप था। वह डाउनलॉर्ड फुदान के मुंह से निकलती उदासी को महसूस कर सकता था। तलवार महल में वास्तव में कुल मिलाकर 2300 से ज्यादा काले कवचधारी डाउनलॉर्ड हैं। डाउनलॉर्ड फुदान ने धीरे से कहा, विश्व स्तरीय साधकों की तुलना में उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। ब्राइट शो साम्राज्य में ऐसे बहुत से लोग थे जो उन गोलियों के सेवन से डाउनलॉर्ड बन गए थे और सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने आदेश दिया है कि सभी डाउनलॉर्ड 12 महलों में शामिल हों। यही कारण है कि 12 महलों में इतने सारे काले कवचधारी डाउनलॉर्ड हैं। निंग को आखिरकार समझ आ गया। तलवार महल में 2000 से ज्यादा काले कवचधारी डाउनलॉर्ड थे, लेकिन सिर्फ 200 विश्व स्तरीय साधक और लगभग 100 असली संसार डाउनलॉर्ड थे। चूंकि वे काफी कमजोर थे और भविष्य में उनकी उन्नति की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनका दर्जा कम था। ज्यादातर काले कवचधारी डाउनलॉर्ड तलवार महल के बाहर हैं और लगभग 500 ही उसके अंदर रह रहे हैं, डाउनलॉर्ड फुदान ने कहा। हालांकि उनके साथ कुछ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है, फिर भी वे तलवार महल के अंदर ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां हमें कहीं और की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने का बेहतर मौका मिलेगा। शक्ति केवल ज्ञानोदय से ज्यादा कई कारकों पर निर्भर करती है। अलग अलग तलवार कलाएं भी अलग अलग स्तर की शक्ति प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं। निंग ने सिर हिलाया। नोविसेस थंडर एक बहुत शक्तिशाली गुप्त कला का एक बेहतरीन उदाहरण था। तलवार महल में उन्हें ये चीजें कमाने का मौका मिलता है, इसीलिए इतने सारे लोग वहां रहते हैं। डाउनलॉर्ड फुदान ने कहा, आओ मैं तुम्हें प्राचीन पुस्तकालय में ले चलता हूँ, दिखाओ। वे प्राचीन पुस्तकालय पहुंचे। क्या ये कोई नया आया है? तुम अंदर आ सकते हो, तुम्हारे पीछे वाला नहीं आ सकता। लाइब्रेरी के सामने पहरा दे रहे 2 काले कवचधारी डाउनलॉर्ड्स ने निंग की तरफ देखा। निंग ने मुड़कर सू यूजी की ओर देखा जो पीछे से उसका पीछा कर रही थी। यूजी, यही मेरा इंतजार करो, निंग ने कहा। ठीक है। हालांकि सू यूजी काफी उत्सुक थी, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि तलवार महल उन लोगों के लिए था जो तलवार के दांव पर चलते थे। फिलहाल उसका रास्ता उत्कृष्ट फिक्सियन का रास्ता था। वह आकर्षण और नियंत्रण के रास्ते पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, जो तलवार के दांव से बिल्कुल अलग रास्ता था। यद्यपि लकड़ी के फर्श और दीवारें शक्तिशाली संरचनाओं द्वारा संरक्षित थीं, लेकिन समय की बेरहम शक्ति ने उन पर भी अपनी छाप छोड़ दी थी। वह प्राचीन हॉल अविश्वसनीय रूप से विशाल था और जहाँ तक नजर जाती थी किताबों की अलमारियों से भरा हुआ था। हर एक शेल्फ में ढेरों जेड स्लिप और स्क्रॉल भरे हुए थे। अरे, निंग ने लापरवाही से एक जेड स्लिप उठाई और अपनी दिव्य बुद्धि उसमें डाल दी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसमें ढेर सारी जानकारी भरी हुई है और जैसे जैसे जानकारी उसके अंदर आ रही थी उसने उसे स्वीकार कर लिया। कितनी शक्तिशाली तलवारबाजी है! निंग थोड़ा हैरान हुआ। यह जबरदस्त शक्ति वाली तलवारबाजी थी। दरअसल ये नामहीन तलवारबाजी जितनी ही शक्तिशाली थी। अफसोस ये खंडित और अधूरी थी। निंग ने इसे पढ़ने में कुछ समय लगाया और फिर अंततः इसे वापस रख दिया। अधीर मत हो कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, तभी डाउनलॉर्ड फुदान बोला। ये तलवारबाजी प्राचीन काल से चली आ रही हैं। कुछ सर्वशक्तिमान हेगेमॉन द्वारा यहाँ छोड़ी गई थी, जबकि कुछ तलवार महल के सदस्यों द्वारा अनगिनत वर्षों में संचित या निर्मित की गई थी। वास्तव में जब अन्य 11 महलों को नई तलवारबाजी प्राप्त होती है तो वे अक्सर उन्हें हमारे पास भेजते हैं। हमारे यहाँ करोड़ों तलवारबाजी रखी गई हैं और ये सभी कम से कम डाउनलॉर्ड स्तर की हैं। करोड़ों स्क्रॉल! निंग अवाक रह गया। समस्या यह है कि उनमें से 99% खंडित और अधूरे हैं, डाउनलॉर्ड फुदान ने कहा। यहाँ इन किताबों की अलमारियों पर रखी सभी किताबें खंडित हैं। सबसे आगे की मेजों पर रखी सभी किताबें पूरी हैं, जिनमें ऐसी शिक्षाएं हैं जो आपको शुरुआती दौर से लेकर बाद के दौर तक मार्गदर्शन करेगी। इस तरह आप धीरे धीरे उनमें चरण दर चरण अभ्यास कर सकते हैं। इन मेजों में 5 लाख से ज्यादा तकनीकें हैं, लाखों अपूर्ण तकनीकें, 5 लाख से अधिक पूर्ण तकनीकें। इनमें से कुछ तलवारबाजी मजबूत हैं, कुछ कमजोर, कुछ शाश्वत सम्राटों द्वारा छोड़ी गईं, जबकि कुछ सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने संयोगवश प्राप्त की और उनमें अपार शक्ति है। डाउनलॉर्ड फुदान मुस्कुराया। क्या इन तलवार कलाओं को सीखने पर कोई सीमाएं या प्रतिबंध हैं? निंग चिंतित था। कोई नहीं। डाउनलॉर्ड फुदान ने भावुक होकर आह भरी। तलवार महल के किसी भी सदस्य को यहाँ मौजूद किसी भी स्क्रॉल और स्लिप का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की अनुमति है। निंग ने भी आश्चर्य से आह भरी। जब वह प्राचीन पुस्तकालय में घूम रहा था और अनगिनत अराजकता चक्रों से यहाँ रखी गई ढेरों जेड पर्चियों को देख रहा था,
तो वह खुद को रोक नहीं पाया और कभी कभी एक स्क्रॉल उठाकर देखने के लिए हाथ बढ़ा लेता था। यहाँ तक कि खंडित स्क्रॉल भी अविश्वसनीय रूप से गहन थे। अगर वह उन्हें फॉक्सटोन डोमिनियन को दे देता तो उन्हें सर्वोच्च तकनीक माना जाता। तलवार महल के प्राचीन पुस्तकालय में रखी गई कोई भी तकनीक कम से कम डाउनलोड स्तर की होनी चाहिए। बिल्कुल अविश्वसनीय, निंग ने विस्मय से आह भरी। उसने चांदी के कवच से सुसज्जित एक डाउनलोड को भी कमल मुद्रा में बैठे चुपचाप तलवार कला का ध्यान करते देखा। यहाँ तलवारबाजी की बहुत सारी कलाएं हैं, डाउनलोड फुदान ने कहा। उनमें से कुछ, खासकर गहन कलाएं जैसे कि शाश्वत सम्राटों द्वारा छोड़ी गई कलाएं, सीखने में अनगिनत साल लगेंगे। यहाँ तलवारबाजी की इतनी सारी कलाएं हैं कि कोई भी पूरी तरह से सब कुछ नहीं सीख सकता। वे ज्यादा से ज्यादा कुछ को पलटकर देखेंगे और थोड़ा अनुभव हासिल करने की कोशिश करेंगे। निंग बेहद उत्साहित था। तलवार के अपने दाव के लिए उसे कई अलग अलग तलवार कलाओं का विश्लेषण करके तलवार का असली सार समझना था। ये जगह उसके लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थी। प्राचीन पुस्तकालय वास्तव में यहाँ तलवार महल में एक काफी साधारण जगह माना जाता है। डाउलॉर्ड फुदान ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। ये तलवार महल में शीर्ष 3 जगहों में भी नहीं आता। निंग दंग रह गया। निंग ने देखा, प्राचीन पुस्तकालय तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेने वालों के लिए पहले से ही पवित्र स्थल था, और फिर भी तलवार महल में शीर्ष 3 स्थानों में से एक भी नहीं था। आओ, मैं तुम्हें दूसरी जगह ले चलता हूँ, डाउलॉर्ड फुदान ने कहा। वहां पहुंचकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा।